कि मतलब शायद बीपी लो हो गया था, क्लासेस काफी ज्यादा थी, फास्ट भी था, तो इस वजह से हो सकता है वो, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले कल वाले सेशन के 5 सवाल हैं, पहले उन्हें कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। एट अ टाइम व्हेन द पोल्यूशन आर इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस काउंसलर्स थ्रू दिस बिल सेज द शिवसेना लीडर। मैं आपको बोल दे रही हूँ, आपको बताना ये है कि इन चारों में से कौन से एक पार्ट में ग्रामर की एरर है, और जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसकी एरर है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है जी। चलो तो सोचिए, पढ़िए और बताइए कौन से पार्ट में ग्रामर की मिस्टेक है। बहुत सरल सवाल है, बस आपको पढ़ना है ध्यान से। 50% लोग बता पाए हैं, तो पहली बात तो इन 50% लोगों को वेल डन, और जो लोग नहीं बता पाए हैं वाक्य को समझिएगा। एट अ टाइम, एक समय पे जब पॉल्यूशन बढ़ रहा होता है या बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन एक सिंगुलर नाउन है, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो सॉरी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ पे कैसा वर्ड, एक सिंगुलर वर्ड है। तो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, या ग्रेजुएशन है, या प्रोडक्शन है, जितने भी हमारे TION वाले वर्ड्स होते हैं ये सभी नाउन्स होते हैं, ठीक है। और ये सभी सिंगुलर वर्ड होते हैं। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है आप उसे आर नहीं बोलेंगे, आप उसके लिए क्या बोलेंगे, आप उसके लिए इज बोलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एम करती है कि वो रिड्यूस करे, किसके जरिए, अपने बिल के जरिए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा शिवसेना के जो लीडर हैं वो कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, पढ़िए सवाल। मिस्टर राय सेड इन अ रिटन रिप्लाई दैट एज मेनी एज 34 पीपल फ्रॉम आउटसाइड जम्मू कश्मीर has bought properties in the Union Territory after the abrogation of its special status in August 2019। सवाल कभी देखने में बड़ा लगे तो परेशान मत हुआ करो, उसमें एरर बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। बस आप यहाँ पे चेक करो सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, ठीक है। बस आपको ये देखना है और लगाओ राइट आंसर। किरण एंड निशा बिल्कुल सही। लक्ष्मी दोबारा देखो एक बार। TION वाले वर्ड एज अनकाउंटेबल होते हैं और उनके प्लूरल नहीं बनते, ग्रेजुएशंस नहीं होता है। नेशंस, जो नेशन है मतलब जो कंट्री है, उसका प्लूरल हम कंट्रीज बनाते हैं ना, बट हम लोग पॉपुलेशंस नहीं बोलते हैं। जनसंख्या अनकाउंटेबल वर्ड है। कुछ लोगों ने ए, कुछ लोगों ने बी लगाया, बट ज्यादातर लोगों ने ए बी ही लगाया है, 90% के आसपास लोगों ने। मिस्टर राय सेड इन अ रिटन रिप्लाई, एक रिटन रिप्लाई में मिस्टर राय ने कहा है कि यहाँ तक सब कुछ सही है, दैट की एज मेनी एज 34 पीपल, ज्यादा से ज्यादा लाइक 34 जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के बाहर के, उन्होंने खरीदी है प्रॉपर्टीज यूनियन टेरिटरी में। अब किन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी है, कितने लोगों ने प्रॉपर्टीज ली है ये बताइए, 34 लोगों ने। आप मुझे बताओ कि जो 34 पीपल है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है बेटा। 34 लोग जो आप कह रहे हो वो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ। लोग ही तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जम्मू कश्मीर थोड़ी प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसकी तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। तो लोगों के हिसाब से क्या हैज यहाँ पे सही है। कल हमने पढ़ा था हैज का प्लूरल क्या होता है, हैव होता है, तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, है ना। चलो अगले पे आओ। ड्यूरिंग द हियरिंग जस्टिस सूर्यकांत, who was also on the batch with Justice Hema Kohli, explained to Mr. Jethmalani नाम है, that two reports on Fab 10 and Fab 14 was sent by the special investigation। बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटी सी एरर है, बिल्कुल टुच्चू सी, बस आपको उसे ढूंढना है, ठीक है। चलो देखते ही समझ आ जाएगी, बस वाक्य को समझो ध्यान से। हेलो आशीष, हाँ जी प्रशांत, लेट है यहाँ, बट जो कल पढ़ाया है उसी का मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस के जरिए। और मेरे पास पोल का रिजल्ट नहीं आया, क्या रहा भाई, मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या रहा पोल का रिजल्ट हमारा, 47 ओनली। क्या कर रहे हो बेटा, कैसे सेंटेंस को पढ़ रहे हो। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत जो बेंच पर थे, तो सूर्यकांत के लिए वॉज आया तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। किसके साथ थे वो, हिमा कोहली के साथ थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया मिस्टर जेठमलानी को, क्या बोला कि दो रिपोर्ट्स भेज दी गई हैं। कितनी रिपोर्ट भेजी है, दो रिपोर्ट। कितनी रिपोर्ट भेजी है, दो। क्या दो रिपोर्ट के लिए वॉज आएगा कि वर आएगा। अगर दो रिपोर्ट्स भेजी हैं तो बताइए वॉज आएगा कि वर आएगा, वर आएगा ना। अब आप बताइए, वॉज की जगह पे वर था ना, कितना आसान सवाल। आप सिर्फ उसे देख के डर रहे हो और कुछ भी लगा रहे हो, और पेपर में हमें यही नहीं करना है। हमें वाक्य को पढ़ना है, वाक्य को पढ़ के चेक करना है कि क्या हर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सही है, क्या नाउन सही लिखा है, क्या प्रोनाउन सही जगह पे है। ऑल रोड्स लीडिंग टू टैंक डिस्ट्रिक्ट has been sealed and a search operation has been launched। दोबारा सुनो, जितनी भी सड़कें जाती हैं टैंक या टांक जो भी डिस्ट्रिक्ट है ये, उन सबको सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है इन द एरिया, उस एरिया में, ताकि जो दोषी हैं, जो अपराधी, उन्हें पकड़ा जा सके। उन्होंने ऐसा बोला, किसी ने ऐसा बोला, जिसने रिपोर्ट दी उसने ऐसा बोला। अब ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आई होप यहाँ आप में से कोई गलती नहीं करेगा। मतलब फिर देखो, फिर तो विद्या माता नाराज हो जाएंगे अगर आपने यहाँ गलत किया तो। खुशबू नहीं बेटा, क्या पढ़ रहे हो, 50% ओनली। यार तुम लोग तो मतलब अब हद करे जा रहे हो भाई, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा। क्या लगा रहे हो, बी सी में क्या एरर है, आप मुझे बताओ, बी और सी में क्या एरर है। डी तो चलो छोड़ ही दो, बी और सी में क्या एरर है। जिन्होंने नंबर बी लगाया है, आप लोग मुझे एक बार बताओगे व्हाट इज रॉन्ग विद बी, तो शायद मैं आपको समझा पाऊं। आ सर्च ऑपरेशन के साथ हैज लगाया तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही लगा है। लेकिन तुम लोग बिल्कुल ही अंधे होके देख रहे हो कि यहाँ पे रोड्स लिखा है, सड़कें लिखा है, सड़कों के लिए हैज कैसे आएगा भाई।
सड़कों के लिए हैज क्यों गगन, व्हाई हैड? जब यहाँ पास्ट नहीं है तो यहाँ पास्ट किस खुशी में? क्यों? क्यों यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, एक बात बताइए? क्यों भाई कार्तिक, तुम्हें कहाँ से पता कि एक ही अपराधी है, एक से ज्यादा अपराधी नहीं हो सकता? ये कहाँ लिखा है कहानी में कि कल्प्रिट एक ही है? हम एरर्स में खामखा अपने मर्जी से चीजें नहीं बदल सकते हैं। हमें जो एक वाक्य दिया गया है उसी की चीजों को समझ के अपना आंसर लगाना है। जब कहा गया है सारी सड़कों को सील कर दिया, तो हैज क्यों लगा रहे हो? आप हैव लगाओगे ना। ऐसे नहीं होता गगन, जो यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ भी प्रेजेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक पास्ट तो एक प्रेजेंट एक पास्ट में चला जाएगा, है ना। चलिए एक और सवाल है आपके, लास्ट क्वेश्चन है। द प्रीवियस टू अटैक्स कैरिड आउट बाय अरब सिटीजन ऑफ इजराइल इंस्पायर्ड बाय द इस्लामिक स्टेट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैज रेज्ड कंसर्न ऑफ फर्दर वायलेंस। ध्यान से पढ़ो और चेक करो वर्ब कहाँ लिखी है और कैसे लिखी है, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का ट्राई करो। जो दो अटैक्स हुए हैं यहाँ यहाँ, इसकी वजह से उन्होंने चिंता को बढ़ा दिया है। वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? अटैक्स हैं। और अटैक्स ने क्या किया? अटैक्स ने कंसर्न को बढ़ाया। और अगर अटैक्स ने कंसर्न को बढ़ाया तो हैज की जगह पे हैव। फिर से वही आदत, आप लोगों की तुक्के लगाने की आदत बहुत खराब है। बस आपको इसी पे काम करना है कि आपको तुक्के लगाने बंद करने हैं और वाक्य का मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। आप में से मुझे बताओ कितने लोग ऐसे थे जो जो एरर का आंसर आया है, एरर का जो आंसर आया है उनको नहीं पता था उस चीज के बारे में। कितने लोग ऐसे हैं कि जो एरर का जो आंसर मैंने बताया उसमें से कितने लोग ऐसे थे जिनको वो रूल नहीं पता था कि दो के साथ हैव लगता है, दो के साथ आर लगता है? सबको पता है ना। लेकिन फिर भी देखो गलतियां हो गई हैं। गलती क्यों हुई है? क्योंकि हम वाक्य को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बस क्या करें, हम बस रीड करें, बस ये कर रहे हैं। हम ना लॉजिक नहीं प्राप्त करें। अब देखो एग्जामिनर ऐसा तो करेगा नहीं कि सीधे सीधे लिख दे टू प्रीवियस अटैक्स हैज रेज्ड कंसर्न। अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर तो भाई हर एक बच्चे के नंबर आ जाएंगे। अगर वाक्य में मैं एक काम करूं, इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया है इसको। बस अब आपका वाक्य अब तो बेटा कोई भी कर लेगा। अब देखो कितना आसान है ना। अब तो सबको पता चल गया दो अटैक हैज की जगह पे हैव। बट वाक्य को क्या करता है वो उसी छोटे से वाक्य में कुछ डिटेल डालेगा और वाक्य को बड़ा बना के और बच्चों को कंफ्यूज करेगा। और अगर बच्चे कंफ्यूज हो गए तो एग्जामिनर का काम हो गया सक्सेसफुल। सिटीजन एक प्लूरल वर्ड है, अलेखा। सिटीजन इज सिंगुलर, जिसका प्लूरल बनता है सिटीजन्स, ठीक है। हाँ जी, पूछे लक्ष्मी। चलिए बारी है, बिल्कुल। देखिए अभी ना हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे नहीं जा रहे हैं ना, राइट। लीडर बोर्ड देखते हैं पहले ना, पहले उन लोगों को प्रेज किया जाए जिन्होंने मेहनत करी है। किरण, मुकेश, दिव्या, शिखा, निशा, वेरी वेल डन जी। उज्जवल, मीनल, सतनाम, राहुल, शर्मिष्ठा, शुभम, गौरंगो, तरुणा, वेरी वेल डन। चलो 3 वाले लोगों को भी गुड तो बनता है। अंजलि, सुप्रिया, सुनील, रोशन, रोहित, रिकेश, सुरुचि, सोनम। एंड गाइस जिनके 3 भी नहीं आए हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ये बड़ी बहन की एडवाइस समझ के लेना, एज अ टीचर नहीं, एक एल्डर सिस्टर के जैसे बोल रही हूँ कि अगर 3 क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं हुए हैं तो बहुत सारी मेहनत करनी है, ठीक है। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। और मैं बहुत ज्यादा डांटती हूँ ना आपको, तो कल से मेरी डांट सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कल के बाद क्लासेस नहीं, अब 1 जून को क्लास है, ठीक है। तो तुम खूब ऐश करना करना एंजॉय, कोई नहीं डांटेगा अब तुम्हें। अब एक जून से क्लास होगी ना तो तब कंटिन्यू करेंगे डांटना। चलिए, तो डियर ऑल, हम लोग बात कर रहे थे मॉडल वर्ब्स के बारे में कल, है ना। और मॉडल वर्ब में मे, माइट, कैन, कुड, विल, शायद तक हम कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे शुड के बारे में, है ना। चलिए, नहीं अब क्लास है सैटरडे को, डाउट क्लास है अपनी, जिसके जो जो सवाल है वो लोग सैटरडे को आइएगा। टॉपिक हमारा फर्स्ट सेशन का आज खत्म हो जाएगा, मतलब हमारी फर्स्ट सेशन की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमारे जो क्लास चलेंगे 1 जून से चलेंगे, ठीक है। अरे क्लास मैं ही लूंगी, बस इंग्लिश का जो पोर्शन है फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये बहुत ही कमाल के वर्ड्स हैं डियर ऑल, आपको पता है। हाँ जी पवन, पढ़ रहे हैं भाई। अगर हम लोग बात करें डियर ऑल शुड या ought to के बारे में, नहीं कल नहीं है बेटा, आज आज ही आज की बात सैटरडे को है, ठीक है। हाँ जी शर्मिष्ठा, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, शुड का मतलब चाहिए होता है और ought to का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है लोग ना बस शुड का ही प्रयोग करना चाहते हैं। शुड क्यों बना है? शुड बना है अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए। मेरा आइडिया ये है कि आप सबको दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। ये हुआ मेरा आइडिया या मेरा सजेशन या मेरी एडवाइस। एडवाइस मतलब जो आप किसी के अच्छे बुरे के लिए देते हैं वो एडवाइस होती है। सुझाव मतलब मैंने आपको एक सुझाव दे दिया, आपकी मर्जी है आप उसे माने कि नहीं माने। दिन में पढ़ाई करना आपको करना है, दिन में आपको पढ़ाई करनी है, ये आपके अच्छे आपके भले के लिए है। लेकिन आपको इस आइसक्रीम को टेस्ट करना चाहिए, ये बहुत टेस्टी, ये आपकी मर्जी है, इससे अच्छे बुरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सलाह और सुझाव में यही फर्क होता है। आप इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हो कि ये जो ड्रेस है वो गीली नहीं होनी चाहिए, दिस ड्रेस शुडंट बी वेट। अगर आपको ये पहननी है तो ये गीली नहीं होनी चाहिए, तो आप नेगेटिव में भी सबका प्रयोग आप नेगेटिव में कर लेते हो, है ना। लेकिन जब आप ought to का यूज करते हो, ought to कैसे काम करता है? ought to का काम होता है मोरल ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन बताने का काम। मतलब जो आपके दायित्व है ना, आपके जो दायित्व है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम ought to लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। हर किसी को अपने कंट्री को प्यार करना चाहिए, अपने कंट्री को सम्मान देना चाहिए। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशन। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशन, हमेशा अपने देश देश का सम्मान करें। ये हुआ हमारी मोरल ड्यूटी।
हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शुड से नहीं बता सकते। हम इस वाक्य को शुड से भी बना सकते हैं, बट अगर आपसे कोई पूछे कि ज़्यादा परफेक्ट क्या होगा? तो ज़्यादा परफेक्ट होगा ought to, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटीज़ की बात आ गई है। जहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पर पहली प्राथमिकता ought to को जाती है। ought to ना लगाओ तो शुड से भी काम चलाया जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है कि शुड का क्या यूज़ है एग्ज़ाम में? ये क्या सवाल है मेरे भाई? एग्ज़ाम में क्या यूज़ है मतलब? एग्ज़ाम में क्या यूज़ है? एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी और इंग्लिश में शुड आएगा। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ब में टू आ जाए, तो जो नॉट है ना, वो हमेशा टू के पहले जाएगा, टू के बाद नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई हमें क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें रूल्स नहीं ब्रेक करने चाहिए। तो हम क्या बनाएँगे? वी ऑट नॉट टू ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द रूल्स। ठीक है भाई? वी ऑट नॉट टू ब्रेक द रूल्स। बस डिफरेंस यही है रवि जो मैंने बताया है आपको। दायित्व में ऑट का यूज कीजिए, बाकी जहां मन कर रहा है वहां पे शुड का प्रयोग कीजिए। बस ध्यान रखिए अगर नॉट का प्रयोग किया गया है तो ऑट और टू के बीच में नॉट आएगा, ना पहले ना बाद में। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने योग्य बात है। हाँ जी, राइट। चलिए अगली वर्ब्स देखते हैं। अगली वर्ब है हमारी वुड, है ना? वुड क्या है? देखिए वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, वुड का प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं। जैसे कि ये विल का पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल होता है। पास्ट फॉर्म ऑफ विल को जब आप समझे तो आप एक चीज को अपने माइंड में क्लियर कट रखें कि ये विल की पास्ट फॉर्म बस तब तक है जब तक वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में बना है। फॉर एग्जाम्पल, रवि टोल्ड मी दैट ही विल हेल्प हिज फ्रेंड। अब ये वाक्य देखो गलत है, ये हमने कल ये बात जानी थी ना। अगर यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे अगर विल लगा है, यहाँ पे मे लगा है, यहाँ पे कैन लगा है, तो ये गलत है। यहाँ पे मे है तो मे का क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी, मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। और विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो ये रूल अब देखो काफी सारे बच्चों को पता है क्या लगता है, पता नहीं बचपन से शायद समझाया नहीं गया है हमें अच्छे से। पता लोगों को बस ये लगता है कि वुड बोले तो पास्ट, कुड बोले तो पास्ट, माइट बोले तो पास्ट, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसी वाक्य तक पास्ट में है। जब आप किसी को बोलते हो कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, अब आप कोई पास्ट स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हो, अब आप एक प्रेजेंट स्टेटमेंट बोल रहे हो जहां पर आप सामने वाले को प्रपोज या उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना? तो सेंटेंस जैसे कि वुड यू हेल्प मी, वुड यू पास द रिमोट, वुड यू गिव मी सम रुपीज, वुड यू गिव मी योर बाइक, या वुड यू गिव मी योर पेन, ये सब हो गए क्या करना? रिक्वेस्ट करना पोलाइटली। तो जब आप वुड का प्रयोग करते हो तो आप पोलाइट कंडीशन में काम करते हो। रोहित उस कंडीशन में जब पास नहीं है तो फिर चेंज नहीं होगा, है ना? राइट, अगले पे आ जाइए। हम वुड का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं? अपनी प्रेफरेंस को बताने के लिए भी कर सकते हैं। अपनी प्रेफरेंस जैसे जब आपने ये बोला कि मैं तो चाय पीना पसंद करूंगा, सो आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, या मैं तो कॉफी लेना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना? वुड यू लाइक भी हो सकता है, हाँ वुड यू लाइक भी हो सकता है। जब आप सवाल पूछेंगे तो वुड यू लाइक हो जाएगा, आप बताएंगे तो आई वुड लाइक हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट, आप वुड का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं? चीजों के अनुमान लगाने के लिए। अनुमान मतलब अजम्पशन लगाने के लिए। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज ऐसे हो रही होगी, जहां पर भी वर्ड आ जाए ना, रहा रही होगी, तो वहां पर आप लोग वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मम्मी खाना बना रही होंगी, मम्मी खाना बना रही होंगी, तो वाक्य क्या बनेगा? मॉम वुड बी कुकिंग फूड डिनर, और जो भी आप लगाना चाहें। पापा अखबार पढ़ रहे होंगे, फादर वुड बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो 24 साल का होगा, ही वुड बी 24। तो जब आप अनुमान लगाते हैं तो भी हम लोग वुड बी का यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। जब आप बोल रहे हो पास्ट हैबिट की बात, तो पास्ट हैबिट में सब लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं, है ना? आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू प्ले हॉकी, आई यूज टू गो टू दैट रेस्टोरेंट, सबको पता है। आप यूज्ड टू की जगह पे वुड भी लगा सकते हो, पता है? वुड भी करेक्ट है। जैसे मेरे दादाजी घूमने जाया करते थे, सो माय ग्रैंडपा, आप यूज्ड टू से वाक्य बनाओगे तो आप वुड से भी बना सकते हो। माय ग्रैंडपा वुड गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दादाजी वॉक पर जाया करते थे। एक ही बात होती है कार्तिक, एक ही बात है। माय ग्रैंडपा वुड गो फॉर अ वॉक या माय ग्रैंडपा यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली क्लियर, मतलब सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी आप यूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक और यूज इसका वही जो सारी पास्ट वर्ब्स का है, क्या? कंडीशनल वाक्य। अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ती, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, जिसे हम लोग पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक के फॉर्म में। बिल्कुल लगा सकते हैं, आज क्यों नहीं लगाएंगे मेरे भाई? किसी भी हेल्पिंग वर्ब के पहले आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो। व्हाट कैन, व्हाट वुड, व्हाट विल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो ये तो हमेशा ही लगेगा, सारे क्वेश्चन वर्ड्स ही हेल्पिंग वर्ब के पहले आते हैं। सो देयर इज नथिंग स्पेशल ना। चलिए
आ जाइए, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। बात करते हैं मस्ट के बारे में। एक तो मस्ट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ अनअवॉइडेबल होती है, वो चीज़ अनिवार्य होती है। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम मस्ट लगाते हैं। जैसे अगर आपके घर से फ़ोन आया है कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि यू मस्ट गो। आपको आपका जाना बहुत ज़रूरी है, आपको जाना चाहिए। यू मस्ट गो, आपका जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मस्ट का यूज आप पॉसिबिलिटी में कब करते हो? जब पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी चीज की बहुत स्ट्रांग संभावना में भी हम लोग मस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि वो 25 साल का होगा, तो वहां पर मैं सिर्फ अनुमान लगा रही थी। अगर मुझे 90% श्योर पता है कि वो 25 साल का ही है, तो मैं क्या बोलूंगी कि राहुल मस्ट बी 25। मतलब मुझे बिल्कुल 90% भरोसा है कि वो 25 साल का होगा। बेटा जी, आप लोग जो ये सवाल पूछ रहे हो, क्या हम नेगेटिव में कर सकते हैं, पॉजिटिव में कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में कर सकते हैं? तो हम किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप चाहे उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव बनाओ कि इंटरोगेटिव बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूँ आपका 10th के बोर्ड्स चल रहे हैं, आपके दोस्त ने आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया है, तो मैं क्या कहूँगी, भाई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो, यू मस्ट नॉट गो। और अगर मैं बोलूँ क्या मुझे जाना चाहिए, मस्ट आई गो, शुड आई गो, तो किसी के साथ कुछ भी लगाओ। ज़रूरी लिखा है, ज़रूरी, ज़रूरी। ठीक है राकेश? हुँ। क्योंकि निशा आपने अपनी प्रेफ़रेंस बताई है कि इस कंडीशन में आप राहुल को बुलाना चाहेंगी, है ना? तो अपनी प्रेफ़रेंस देना, अपनी चॉइसेस को रखना, तो प्रेफ़रेंस के साथ आप चॉइस भी लिख लीजिए। जब आप अपनी चॉइसेस या अपनी प्रेफ़रेंसेस रखते हैं, तो आप बोलते हैं, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर राम ऑन द स्टेज, राइट? तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ऐसे। चलिए, अनदर वन। बात करते हैं यूज्ड टू के बारे में। तो यूज्ड टू हमारी पास्ट की हैबिट बताने का काम करता है। पास्ट की हैबिट जैसे अगर मैं हॉकी खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ, पहले खेलता था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई यूज्ड टू प्ले हॉकी। आई यूज्ड टू प्ले हॉकी। और अगर मैं हॉकी नहीं खेला करता था, अगर मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो ध्यान रखेंगे कि नॉट कहाँ पे आएगा? टू के पहले आएगा। तो वाक्य क्या बनेगा? आई यूज्ड नॉट टू प्ले हॉकी, राइट? आई यूज्ड नॉट टू प्ले हॉकी या आई यूज्ड नॉट टू प्ले। हाँ जी, सोनम क्या हुआ? ठीक है। इसके अलावा एक बहुत शानदार सवाल यहाँ से आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे काफी बार एक सेंटेंस पूछा जाता है कि पास्ट की हैबिट अगर पास्ट की हैबिट प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो वाक्य कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरी मॉम को सुबह में चाय पीने की आदत है। वाक्य क्या बनेगा? हाँ जी सोनम, टाइम से आया करें सभी लोग। यू मस्ट नॉट बी गो टू, यू मस्ट नॉट बी क्यों लगाया आपने कार्तिक? बी और गो को लगाने का कोई पॉइंट नहीं है, गलत है। यू मस्ट नॉट और टू क्यों लगाएंगे? यू मस्ट नॉट गो टू प्ले, है ना? यूज टू तो बट कुछ होता नहीं है। देखो क्या करते हैं इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार स्टार बना लीजिएगा, जैसे भी बनाते हो। इसे पता है कैसे बनाते हैं? इसे बनाते हैं, हम इस वाक्य में एस एम आर लगाएंगे, प्लस यूज टू लगाएंगे, और जो भी वर्ब है ना, उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कहाँ लगाया मैंने? बी, बताइए। मैंने यहाँ बी लगाया, तो क्या मैंने कोई दूसरी वर्ब लगाई है कार्तिक? दो दो वर्ब थोड़ी लगा दूंगी मैं कि गो भी लगा दूं और बी भी लगा दूं, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ मैंने गो लगाया, यहाँ तो मैंने बी नहीं लगाया। बी क्या है? बी इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपके पास कोई वर्ब नहीं है, तो आप बी लगा लेते हैं, राइट? चलिए, तो वाक्य क्या बनेगा? मेरी मॉम को सुबह में चाय पीने की आदत है, सो माई मदर, वेरी गुड किरण, माई मदर इज यूज टू, माई मदर इज यूज टू ड्रिंकिंग या हैविंग या टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, टी इन द मॉर्निंग। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सवाल, एसएससी का फेवरेट, प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा। तो बताइए, उसे रात में ड्राइव करने की आदत है, बताओ क्या बनेगा सेंटेंस? उसे रात में ड्राइव करने की आदत है। दोबारा देखो कार्तिकेय, अंशु पूरा बनाओ बेटा। रात के दौरान नहीं, रात में, मतलब वो कर लेता है। क्या बना रहे हो मनीष? हाँ, बट मनीष इन दी नाइट नहीं होता है कभी भी, गाइस इन दी नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है हमेशा, है ना? एट नाइट लगाओ, ठीक है? गुलशन ये क्या बनाया है? फॉर्मूला पढ़ो क्या लिखा है, फिर बनाओ। अच्छा अमित, हैव कहाँ से आ गया भाई? हैव कहाँ से आया? निशा करेक्ट, सर मिस्टर राइट है। अजय ये क्या है? ही ड्राइव टू यूज टू इन नाइट, क्या मजाक चल रहा है भाई मेरे? राइट गगन? हाँ जी बिल्कुल सही, बाकी सभी लोगों का बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं सोनम, दोबारा देखो बेटा। प्रशांत ये क्या वाक्य है? ही ड्राइविंग एट नाइट, मतलब ये क्या बात हुई? इसलिए कुछ भी कर लो बट आप नहीं समझोगे हैं? हाँ बाकी सबका करेक्ट है, जिन जिनके नाम नहीं लिए उनका करेक्ट है, मतलब बहुत सारे कमेंट्स है ना।
नहीं प्रशांत भाई, इस वाले फॉर्मूला में रख के सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस नहीं बनाना है, यही सेंटेंस बनाना है कि उसे रात में ड्राइव करने की आदत है। क्लास में 2-4 टॉपर्स, कुछ एवरेज और कुछ बुद्धू नहीं चाहिए। क्लास में सारे टॉपर्स चाहिए, और सारे टॉपर्स बन सकते हैं। जब 1-2 और 10-20 बन सकते हैं तो बाकी के क्यों नहीं बन सकते? पता है क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बाकी के ना कंसंट्रेशन नहीं दिखाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है, आप जब ध्यान नहीं लगाते हो ना, तब ये गलती होती है आपसे। जब एक रूल सामने लिखा है, रूल का एग्जांपल नीचे लिखा है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? नथिंग, यू योरसेल्फ इज स्टॉपिंग यू, राइट? सोनम यूज्ड टू लगा लो बेटा, डी लगा दो यूज में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाइए। नीड और डेयर के बारे में बात करते हैं। देखो, एक तो ना ये जो हमारे दोनों वर्ड्स है ना, ये दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई राहुल को पैसे की जरूरत है, राहुल नीड्स मनी, राहुल नीड्स मनी। यहाँ पे जो नीड है ना, ये नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है भैया? यहाँ पे मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? हाँ, कार्तिक आता है, बट एक रूल है तो उसे भी तो समझ लो ना, है ना? टू के साथ वी1 आता है, बट कुछ ऐसी भी कंडीशंस है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। वहाँ पे इज एम आर की वजह से आया, क्योंकि इज एम आर प्लस कॉन्टिन्यूअस था ना, इसलिए लगाना पड़ा वहाँ पे, ठीक है? आ जाइए। अजय आईएनजी फॉर्म जाएगा, ड्राइविंग जाएगा, ड्राइव नहीं जाएगा, ठीक है? तो राहुल नीड्स मनी में नीड क्या है? मेन वर्ब है। जब आप इसके साथ में बोलो कि भाई मतलब राहुल को कमाने की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे? राहुल नीड्स टू अर्न। अब क्या बोलोगे आप? राहुल नीड्स टू अर्न। जब आपको एक और वर्ब लगानी है ना, फिर आपको क्या करना पड़ता है? 2+V1 लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2+V1, है ना? अजय आपने समझा नहीं ना कि मैंने बताया क्यों? क्योंकि आप कभी सुनते ही नहीं हो कि मैम क्या बोल रहे हैं, आपको बस अपना ही अपना करना है हमेशा। जब यहाँ लिखा है तो पढ़ नहीं सकते हो क्या? अगर पास्ट की हैबिट प्रेजेंट में भी है तो क्या होगा? पढ़ा आपने कि मैंने क्या पढ़ाया? सुना आपने कभी? है आपको टीचर को इंपॉर्टेंस देने का टाइम? नहीं, है ही नहीं। अपनी अपनी रागनी से फुर्सत नहीं है। जब पास्ट की हैबिट प्रेजेंट में भी है, इसलिए प्रेजेंट आया मेरे भाई, क्योंकि सवाल ये था कि अगर प्रेजेंट में है तो वाक्य कैसे बनेगा? पास्ट में है तो यूज टू बन ही रहा है, प्रेजेंट में है इसलिए इज एम आर प्लस आईएनजी आया ना। कॉन्सेंट्रेशन की बहुत कमी है, अपने से ऊपर तो किसी को मानना ही नहीं है ना, आप ही तोप है बस, है ना? तो प्लीज कॉन्सेंट्रेशन रखिए क्लास में। चलो, सही सेंटेंस वाज दैट ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग एट नाइट, जैसे माय मॉम इज यूज्ड टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग। लिखा तो है वाक्य यहाँ पे। आ जाओ, बस टीचर डांट दे तो मुंह फुलाना, बुरा मान जाना, रेटिंग खराब कर देना। गलत सेंटेंस को मैं सही बताती रहूं, है ना? तो राहुल नीड्स टू अर्न, क्या लिखा है? राहुल नीड्स टू अर्न। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जब इसके साथ में आप एक और वर्ब लगा रहे हो ना, तो ये क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। पढ़ेंगे अभी हम लोग इसको कि इन्फिनेटिव होता क्या है। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर नीड के बाद एक और मेन वर्ब है, ठीक है? नीड के बाद अगर कोई मेन वर्ब है, तो फिर नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? ठीक है? फिर नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? मैं आपसे अगर ये बोलूं कि उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो बताओ वाक्य क्या बनेगा? उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो बताओ क्या बनेगा सेंटेंस? यू नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट टू गो देयर, ही मस्ट, मस्ट का यूज कर रहे हैं क्या हम लोग? सनी, क्या हम मस्ट की बात कर रहे हैं? ही नीड्स नॉट टू गो देयर। अब देखो, अब वाक्य पता है क्या बनेगा? अब वाक्य बनेगा ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। अब ये जो आपका नीड है ना, ना तो आप इसमें एस या ई एस लगाएंगे, और ना अब आप टू का यूज करेंगे। तो अगर आपको कभी भी नीड के बाद एक वर्ब लगानी है और आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो ना तो ये एस या ई एस के साथ आएगा, क्योंकि अब जो नीड है ना, यही हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो गो है ये यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। तो बस आपको इसका ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी भी नीड का नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो वहां पर आपको क्या नहीं लगाना है? वहां पर आपको टू नहीं लगाना है, ठीक है? आपको ये होमवर्क नहीं करने की जरूरत, आपको आवश्यकता नहीं है ये होमवर्क करने की। यू नीड नॉट डू दिस होमवर्क, यू नीड नॉट डू दिस होमवर्क, ये बनेगा सेंटेंस, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे टू मत लगाना। अगर सेंटेंस हमने बना दिया कि ही नीड नॉट टू गो, तो ये एक गलत वाक्य है। टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। जब भी नीड नॉट आ गया ना, तो वहां पे टू नहीं जाएगा। यही सवाल आता है यहाँ से, ठीक है? अगर नीड नॉट आ गया तो टू नहीं आएगा। गो के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि जब ही और देयर होते हैं तो गो के बाद टू नहीं आता है। गो के बाद टू तब आता है जब आगे डेस्टिनेशन होती है, जहां जाना है वो मंजिल अगर लिखी होती है, ठीक है? आप नीड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आ जाए, राइट? डेयर की बात कर लेते हैं, चलिए डेयर देखें, डेयर क्या है? हैव टू बेयर में भी बता दो, हैव टू बेयर या डेयर में? देखो, डेयर के बारे में बात करते हैं। डेयर का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने की हिम्मत होना, है ना? किसी भी काम को करने की हिम्मत होने को हम लोग डेयर बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमने सेंटेंस बनाया कि मतलब मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई डेयर नॉट गो, आई डेयर नॉट गो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी टू का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पे आप टू का प्रयोग नहीं करोगे। हाँ, अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो आप करोगे, है ना? जैसे उसकी अपने पापा के सामने हिम्मत है कि वो स्मोक करे,
तो बिल्कुल लगेगा, है ना? अब यहाँ पे टू लग जाएगा, जैसे सेंटेंस बनाया आपने, बिल्कुल सही बनाया है, राइट? हम बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टू टेल योर फादर अबाउट दिस, हम बोलते हैं ना ऐसे, लाइक हाउ डेयर यू टू टेल अबाउट दिस टू योर फादर, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ये सेंटेंस बनता है ना? इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? ये सही है कि नहीं है? नो, दिस इज नॉट। हाउ डेयर यू टू टेल नहीं होगा, हाउ डेयर यू टेल होगा, क्योंकि जो टू का प्रयोग है ना वो यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। हाउ डेयर यू डू दिस होगा, हाउ डेयर यू टू डू दिस नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो टू है वो गलत हो जाएगा। हाउ डेयर यू टेल अबाउट दिस टू योर फादर इज एब्सोल्युटली राइट नाउ। ये वाला टू तो सही है, बट ये वाला टू गलत है, वर्ब के पहले वाला टू नहीं लगेगा। क्लियर? एक दो सेंटेंस और देखते हैं, जैसे है ना, जैसे अगर मैंने सेंटेंस ये बनाया कि जैसे सेंटेंस लेते हैं कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलो डेयर के साथ, जैसे जैसे हमने बोला कि हाँ, जैसे किसी का सवाल ये वाला कि हम एस, उज्जवल का सवाल है ना, ये एस या एस नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एक सेंटेंस बताती हूँ, जैसे ऐसा लगता है कि वो लड़ाई करना चाहता है ना, इट सीम्स दैट ही डेयर्स फाइट विद हिज बॉस, इसमें बताओ विद हिज बॉस, ये बताओ ये वाक्य करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ वाले में बताओ। इट इज रॉन्ग। सही सेंटेंस क्या बनेगा? इट लुक्स लाइक ही डेयर फाइट। यहाँ पे जो डेयर है, नहीं यार बेटा, टू का प्रयोग तो हम लोग यहाँ करेंगे ही नहीं। यहाँ पे जो डेयर्स है वो डेयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब भी इसके बाद में एक मेन वर्ब है तो ये एक मॉडल वर्ब के तरीके से काम करता है, और जब ये मॉडल वर्ब बनता है तो हम इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट? जब इसके बाद में आप एक फॉर्म लगा रहे हो तो यहाँ पे एस या ईएस नहीं होगा, उसकी हिम्मत नहीं है जाने की। सिंपल सेंटेंस देखो, उसकी हिम्मत नहीं है जाने की, तो ही डेयर नॉट गो। आपको डेयर्स नहीं करना, यहाँ पे डेयर्स करोगे तो मामला खराब है। आप सोचो ये भी मेन वर्ब में चेंज कर दिया, ये भी मेन वर्ब में चेंज कर दिया, तो गलत हो जाएगा। भाई मेन वर्ब के साथ कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। एक बात बताओ, मेन वर्ब के साथ कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर ये मेन काम है तो फिर पहले वाला क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो थोड़ी चेंज होगा, फिर वो तो ऐसे का ऐसे रहेगा। बेटा गोज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नीड या डेयर या कोई भी मॉडल वर्ब ले रहे हो तो उसके बाद आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, केवल, या आप पास्ट बना सकते हो। गीतांजलि हम लोग ना टू का प्रयोग करते ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग टू लगाते नहीं है। अगर आप कोई भी, हम अगर डेयर का सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम नेगेटिव बनाए या हम इंटारोगेटिव बनाए, हम वहां पे टू का प्रयोग कभी नहीं करते, ठीक है? और ज्यादातर आपसे सवाल पूछे जाते हैं नेगेटिव को लेकर, नेगेटिव को लेकर। हाँ, अफर्मेटिव में बिल्कुल लगेगा। अगर अफर्मेटिव है, आपने ये बोला कि मेरा ये काम करने का साहस है, तो वहां पर आप बिल्कुल लगा सकते हो आई डेयर टू डू दिस। लेकिन अगर डेयर नॉट है तो फिर टू नहीं जाएगा, ठीक है? अगर डेयर के बाद सेंटेंस पॉजिटिव बनाए तो बिल्कुल लगेगा। लिख लिख देते हैं इस बात को ना, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में टू लगेगा, है ना, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में टू नहीं लगेगा, ठीक है? इंटरोगेटिव जैसे लिखते हैं हम लोग कोई सेंटेंस, है ना, कि मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं क्या उसकी हिम्मत है ये करने की, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डेयर ही डू इट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आप ये मत करना कि डेयर ही टू डू इट, इट इज रॉन्ग। हाँ, अब जैसे देखो ये गलत है अंकित, है ना? आपने अगर आपने डज नॉट लगा लिया तो फिर तो आपने उसका प्रयोग, फिर तो वो बिल्कुल करेक्ट हो गया ना। देखो एक बात और समझो, यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया डिस्कस करने का। अगर आपने डू नॉट लगाया, डज नॉट लगाया, या अगर आपने यहाँ पे डिड नॉट लगाया, ठीक है, ये लगाया, फिर तो आपको टू लगाना ही पड़ेगा। इन वर्ड्स के साथ तो टू जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अब क्या दिक्कत हो गई है? अब हेल्पिंग वर्ब बन गए हैं ये वाले वर्ड। तो अब जो इनके बाद सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? वो टू के साथ ही बनेगा। अब आपको लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वो हिम्मत नहीं करेगा जाने की, तो क्या बनेगा? ही डज नॉट डेयर टू गो। ये तो ऐसे बनेगा। बट अगर मैं डू डज ना लगाऊं और सिंपली डेयर से बनाऊं, उसकी हिम्मत नहीं है जाने की, तो ही डेयर नॉट गो। तो ये दो अलग अलग वाक्य हैं। इस वाले में तो ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। बट इस वाले में, ये वाले में ये क्या है? इसमें ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग और ये मेन में चला गया। लेकिन यहाँ पर ये बेचारा खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, और जब ये खुद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी टू नहीं बेटा, गो है यहाँ पे, गो है ना। अब ये अपने साथ टू नहीं ले सकता, है ना। जब ये वर्ड खुद सब्जेक्ट के बाद है तो क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। अब इसको टू लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये पॉइंट अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि यहाँ पे क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अब ये खुद क्या बन गया है? अब ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन गया है ना, ठीक है? अच्छा, एक दो सेंटेंसेस और लेते हैं, ठीक है? दोनों के एक दो सेंटेंसेस और लेते हैं और क्लियर करते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें सबको सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है ना। एक दो सेंटेंसेस और ले एग्जाम्पल के लिए, आप लोग करना है इस बार कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? आप लोग करोगे, मैं दूं आपको सेंटेंस?
ओके ठीक है, तो जितनी बातें बताई हैं ये वाले को ध्यान दो, बस यहाँ जो बताया उसको देखना, ठीक है। चलो, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ही डिड नॉट डेयर टू टच। बेटा टू के बाद टच क्यों लगा रहे हो? टू के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ठीक है, तो पहला है आई डोंट डेयर, आई डोंट डेयर टू मेंशन इट टू हिम। भैया मैं नहीं बताऊंगी उसे इस बारे में, ठीक है। मैं नहीं बता, आज मेरी स्कूल में लड़ाई होगी, मैंने एक बच्चे को पीट दिया सपोज, मेरी हिम्मत नहीं है अपने पापा को बताने की। आई डोंट डेयर टू मेंशन इट टू हिम, करेक्ट और नॉट, बस आपको राइट रॉन्ग में जवाब देना। और अब यार अंडू, थैंक गॉड अंडू का ऑप्शन। गाइस सोच समझ के बताएं प्लीज, ज्यादातर आंसर्स थैंक गॉड करेक्ट है, बट बराबर अब इनकरेक्ट भी आ रहा है। अच्छा यहाँ चेक करो क्या लिखा है, डजंट डेयर टू गो। यहाँ क्या लिखा है, डोंट डेयर टू मेंशन इट, इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। दोबारा पढ़ो रूल क्या लिखा है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट अगर आ गया तो 2 + V1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा चलो और देखते हैं, और सेंटेंस देखते हैं। ही डेयर नॉट टू इन्फॉर्म हिज फादर, उसकी हिम्मत नहीं अपने पापा को इन्फॉर्म करने की, अब बताओ। ध्यान से सोच समझ के पोल करते हैं। फर्स्ट जो बता रहे हैं कि सेंटेंस करेक्ट है, सेकंड वो लोग जब आएंगे जो बता रहे हैं कि सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। पोल करते हैं, जिनको लगता है सेंटेंस करेक्ट है फर्स्ट करना, मतलब इट इज फॉर ए, इट इज फॉर बी, सोच समझ के। थैंक गॉड ज्यादातर लोगों को करेक्ट समझ में आ गया है। यस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग डियर, ये वाक्य गलत है। क्या गलत है बताओ जरा, व्हाट इज रॉन्ग? हमने पढ़ा तो है कितनी बार कि जब डेयर नॉट आएगा तो टू नहीं आ सकता, जब डेयर नॉट आएगा तो टू नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, डज ही नीड टू गो, क्या उसे जाने की जरूरत है? ए करेक्ट के लिए, बी इनकरेक्ट के लिए, सोच समझ के, सिंपल सा सवाल है, क्या उसे जाने की जरूरत है, डज ही नीड टू गो? नहीं सानी, दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स, ठीक है। Wow, I'm so happy to see this. Very well done, guys. This sentence is absolutely correct. जब आपने do does लगाया है तो आपको 2 + V1 लगाना ही पड़ेगा। फिर से देखो यहाँ पे आके खोल खोल के 2 + V1 आएगा ही आएगा। वेरी वेल डन। एक और क्वेश्चन करें, शायद और क्लियर हो जाएगा। एक और करें, चलो एक और करते हैं। इस बार बहुत मुश्किल सा वाक्य दूंगी आप लोगों को, ठीक है। मुश्किल सा वाक्य सोचो जल्दी से। चलो ठीक है। I dare not talk to her, when she is in bad mood। जब उसका मूड खराब होता है तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उससे बात करूं। तो ए करेक्ट वालों के लिए, बी रॉन्ग वालों के लिए, ठीक है। सोच समझ के देख लो, बस चेक करो करेक्ट है कि नहीं है। तुक्का मत लगाओ, जो बताया उस पर करो, ठीक है। नियमुल कैसे? अरे भाई कैसे, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, क्या गलत है बताइए जरा। मैंने डेयर लगाया, मैंने नॉट लगाया, तो मैंने टू का लगाया। गलत तो तब होता जब मैं बोलती आई डेयर नॉट टू टॉक, ये वाला टू तो टॉक के लिए, टॉक के बाद तो टू आएगा ही आएगा, इसका इससे क्या मतलब है? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब सॉरी से क्या होगा है। आई डेयर नॉट, बस वही तो प्रॉब्लम है, आपको आता तो सब बड़ा सेंटेंस देके बस हवा टाइप हो जाती है। वैन के साथ वॉज, अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है दिव्या, वो जब भी खराब मूड में होती है मुझे डर लगता है, तो व्हेन शी इज इन बैड मूड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं नहीं कर रही वंस मोर, तुम वंस मोर करके बार बार गलती करते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई। चलिए एक एक और, ठीक है एक और, पहले भी ऐसे बोला था, बस एक और करा दो। एक और लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल है, नीड आई से मोर, इतना सारा समझा दिया, क्या मुझे अब भी और समझाने की जरूरत है? ये प्रैक्टिकल सेंटेंस है, मेरी सत्य घटना पे आधारित, इतने एग्जाम्पल देने के बाद क्या मुझे और समझाने की जरूरत है? तो ए करेक्ट वालों के लिए, बी इनकरेक्ट वालों के लिए, ठीक है। और सोच समझ के देख लो, इंटरोगेटिव वाक्य है, इंटरोगेटिव, ठीक है। राइट ऋतिक, हाँ थैंक गॉड, ये बिल्कुल सही है। जब इंटरोगेटिव है तो टू नहीं आएगा, जब नेगेटिव है तो भी टू नहीं आएगा। एंड वेरी वेल डन जी। चलिए अब कोई बात नहीं, काम करना, अब होमवर्क में थोड़ा और पढ़ लेना, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान देने योग्य बातें। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो भी आप टू नहीं लगाएंगे, अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो भी आप टू नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ टू कब बनाएंगे, जब आप सेंटेंस एफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक बनाते हैं, जैसे कि पारुल को चले जाना चाहिए, पारुल नीड्स टू गो, इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। बट अगर ये वाक्य, और हाँ अगर आपने डू डज डिड लगाया तो भी आपको क्या लगाना है, तो भी आपको टू लगाना है। डू डज डिड आने के बाद भी टू आएगा, और एक अफर्मेटिव में टू आएगा, बाकी कहीं पे टू नहीं आएगा, ठीक है। चलो रिजल्ट देख लेते हैं।
किरण, शिखा, दिव्या, मीनल, सतनाम, शर्मिष्ठा, गौरंगो, निशा, अंजलि, वेरी वेल डन। चलो सबका बहुत बढ़िया, 60 वाले भी बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब बात करते हैं एडवांस वर्ब के बारे में। हैव टू, ओरल वर्ब। ओरल वर्ब देखो समझो, हैव टू क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। देखिए हम लोग ना टू का प्रयोग कब करते हैं, हम वैसे टू पे चलने ही वाले जा ही रहे हैं अभी, है ना। तो जो टू प्लस वी वन होता है ना, ये इन्फिनेटिव होता है। वैसे तो यार टेंस में समझने में आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो टेंस में पढ़ने का इससे ज्यादा फायदा है क्योंकि अभी इतना क्लियर नहीं होगा। तो मैं सिर्फ हैव टू बता देती हूँ अजय आपको। जब हम हैव टू बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जो करना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा। और आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा टेंस के टॉपिक में, तो हम लोग इसे वहां पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल बात, आई हैव टू गो टू स्कूल इज लाइक मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मेरा मन नहीं है जाने का, ये होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अब फाइनली नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो कल हम लोगों ने एक चार्ट देखा था, उस चार्ट में हमने देखा था कि कैसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और नॉन फाइनाइट में थे इन्फिनेटिव्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल, जिसमें से सबसे पहले लेते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आप टू प्लस वी वन को लगाते हैं, तो वो वर्ब्स जो अपने बाद टू प्लस वी वन लेती हैं वो इन्फिनेटिव कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। आई वॉन्ट टू स्टडी। तो ये जो टू स्टडी है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। मैं जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो। मैं जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो। तो ये जो है ये हमारा इन्फिनेटिव है। क्या तुमने उससे जाने के लिए पूछा? हैव यू आस्क्ड हिम टू गो? क्या तुमने उससे जाने के लिए पूछा? हैव यू आस्क्ड हिम टू गो? तो ये जो यहाँ पे टू गो है ये इन्फिनेटिव है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ कहाँ यूज होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं एग्जाम के लिए, और कैसे कैसे इन्फिनेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि इन्फिनेटिव्स, अच्छा ये नॉन फाइनाइट में क्यों आ रहा है पता है आपको? ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों है, कल हमने पढ़ा था। फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जहां पे सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से वर्ब को फर्क पड़ता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जिनको सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो चाहे सब्जेक्ट आई है या चाहे यू है या चाहे कुछ और है, सभी वाक्य में जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो नहीं चेंज हो रही है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि 95% केसेस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे केस हैं जब टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ तीन चार ही ऐसी वर्ब्स हैं जो ये लेकर आते हैं, रेयर। अदरवाइज हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आप लोग यूज करो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले इन्फिनेटिव्स को। तो डियर ऑल, जो हमारे इन्फिनेटिव्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल इन्फिनेटिव जो हमेशा टू प्लस वी वन की फॉर्म में आता है। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव जो बिना टू के आता है। मतलब कुछ वर्ब्स अपने बाद टू प्लस वी वन लेती हैं और कुछ वर्ब्स अपने बाद खाली वी वन लेती हैं। हमें ये जानना है कि किसके बाद कौन सा इन्फिनेटिव आएगा। बेयर का मतलब होता है रहित या वंचित, ठीक है। यहां तक डन? अच्छा, क्लास का टाइम 5 to 7 है। हाँ जी, हेलो बुशरा। चलो, तो हमने क्या जाना? बेयर में बाद, हाँ बेयर में टू नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा समझो, फुल इन्फिनेटिव जो टू प्लस वी वन होती है, बेयर इन्फिनेटिव खाली वी वन टू नहीं, ठीक है। देखते हैं प्रांशु, जब तक कंप्लीट हो जाएगा तब तक देखते हैं, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तब छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। आ जाओ, अब आगे की जो सारी चीजें चलेंगी ना, सब लोग ध्यान से मन लगा के सुनेंगे। ब्रेक चाहिए 1-2 मिनट का तो बता दो, ठीक है। वरना अपने कान, आंख और दिमाग तीनों सबको खुले रखने हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो अगर तैयार है सब डन तो शुरू करते हैं फिर। ब्रेक चाहिए तो बता दो, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन डन डन। 1 मिनट का ब्रेक, ठीक है, ले लो कोई बात नहीं। ले लो 1 मिनट का ब्रेक सब लोग। हाँ ले लो, कोई बात नहीं, 1 मिनट का ब्रेक ले लो। इस बीच किसी के डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बीच जो डाउट्स हैं आप लोग के जो डेली होते हैं, मैम कौन सी बुक अच्छी है और मेरे पास तो ये वाली है, मैं ये वाली ले लूं, जो आपने बताई है वो लेनी जरूरी है क्या, वो भी पूछ लो आप लोग, ठीक है ना। वैसे आज किसी ने पूछा नहीं। बेयर का मतलब होता है वंचित। जैसे वो बेयर फुट ही बेचारा आगरा से दिल्ली आ गया, मतलब बिना बिना चप्पलों के, है ना। बेयर इज लाइक न्यू, न्यू। नीड वाली स्लाइड, नीड वाली स्लाइड, ये नीड वाली स्लाइड कौन से वाले में सीखा? नहीं बेटा, एक्चुअली होता क्या है ना, जब वो टू प्लस वी वन देता है ना, तो वो इन्फिनेटिव के केस में आ जाता है। सिर्फ अफर्मेटिव्स में ऐसा होगा कि आप सब्जेक्ट के अनुसार इसको एस या ईएस के साथ यूज कर सकते हो। बाकी जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तब वो हमारा मॉडल वर्ब होता है। हाँ फोन वाइब्रेट कर रहा था, आवाज आ रही होगी, वो बिल्कुल माइक के पास रखा था ना। ही लव्स मी होता है तो फिर हाँ ही लव्स मी होता है बिल्कुल। सो इट इज आल्सो अप्लाइड विद, यस इट, हाँ इट डज।
अगर हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम वहां पर भी ऐसा ही करेंगे, बट ज्यादातर सवाल ना आपसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव पे ज्यादा पूछ रहा है, क्योंकि उन्हीं में मुश्किल रूल्स हैं। सब ज्यादा डाउट सब लोगों को वहीं पे होता है ना, जैसे आपने बोला कि भाई उसे ये करने की उसकी हिम्मत है, तो यस ही डेयर्स टू डू इट, ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ही डेयर्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, है ना, ऐसे करके। सीरियल में पूरी इंग्लिश आएगी, तो पूरी इंग्लिश का बस इतना टुच्चू सा पार्ट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सब लोग कम बैक कर लिए हैं। हाँ जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटिव्स एंड आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अब हमें बात करनी है कि कहाँ पे फुल और कहाँ पे बेयर आता है। सवाल ये है कि इनके कुछ रूल्स हैं, ये कहाँ पे कौन सा आता है हमें ये जानना है, ठीक है। फाइनाइट में टू वाला कोई कुछ नहीं होता है भाई, फाइनाइट में टू कैसे हो जाएगा, फाइनाइट में तो टेंस आते हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़े थे, फाइनाइट में इज बॉजवर आता है। चलो यहाँ ध्यान लगाओ अभी आप सभी लोग। अब देखो भाई, सबसे पहले बात करें तो इन्फिनिटिव को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये वाक्य के शुरुआत पे भी आ सकता है, जैसे टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सही है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज मतलब स्विमिंग करना अच्छी एक्सरसाइज होती है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसका मीनिंग है स्विमिंग। नोबडी वांट्स टू डाई वाक्य के अंत में भी आ सकता है। शी केम हियर टू टॉक टू यू और वाक्य के बीच में भी आ सकता है। तो जो इन्फिनिटिव वर्ब है इसके तीन अलग अलग प्रयोग हैं ये, तो ये वाक्य का सब्जेक्ट भी बन रहा है, अंत भी कर रहा है और उसके बीच में भी आ रहा है, ये सब फुल इन्फिनिटिव के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी वर्ब क्या इन्फिनिटिव का केस लेकर आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके पास आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फॉरबिड, इनवाइट, परमिट, ऑर्डर, रिमाइंड, टीच इत्यादि वर्ब्स आती हैं, तो ध्यान रखें इनके बाद इन्फिनिटिव लगाने के पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना मैंडेटरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ही आस्क्ड टू गो, तो ये वाक्य एक गलत वाक्य है, बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आस्क के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट वाक्य क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी टू गो, हिम टू गो, हर टू गो, देम टू गो या किसी का नाम, ये एक बिल्कुल करेक्ट वाक्य है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और देखते हैं। मिस्टर विनय अलाउड मिस्टर विनय अलाउड टू स्पीक, ये तो गलत है। मिस्टर विनय ने किसे अलाउ किया बोलने के लिए, आप बताइए। मिस्टर विनय ने बोलने के लिए किसे अलाउ किया? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, किसी को तो किया होगा, तो सही वाक्य क्या बनेगा? मिस्टर विनय अलाउड हिम हर मी टू स्पीक। तो यहां से बस आपको क्या सवाल मिलेगा कि आपको ऑब्जेक्ट मिसिंग मिलेगा। पहला रूल क्लियर, खोपड़ी में एकदम बढ़िया भर गया सब लोगों की, सबके दिमाग में आ गया है क्या? एक सेकंड देना बेटा जरा। तो मेरे सन ने अभी वॉक करना शुरू किया, मैं आपको बता ही रही थी शायद, है ना। तो अभी वो वॉक कर करके जो है ना इस रूम के बाहर घूम रहा है और शोर मचा रहा है। तो अब जब बच्चे जब वॉक करना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल वैसी हालत होती है जैसे जब आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा तो होश नहीं लेते थे, है ना। आई रिमेम्बर जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था तो ऐसे स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी और आई थिंक ऐसे मई का टाइम चल रहा था, भरी दोपहरी में टाइम चल रहा था और 2-2 3 बजे भी भाई मैं साइकिल चला रही हूँ, मतलब जिस सड़ी गर्मी में कोई बाहर ना निकले, ऐसे ही भूत सवार होता है। ऐसे जब स्कूटर चलाना सीखा तो मतलब बड़ा मन करता है यार, मतलब घर पे बैठो मत। ऐसा ही बेबीज के साथ होता है, जब वो चलना सीखते हैं तो उनका बहुत मन करता है। लास्ट लाइन में कुछ नहीं था बेटा निशा, ये वाला। और गिरते भी बहुत है, दैट्स ट्रू, बेबीज तो ज्यादा गिरते हैं। हाँ जी, हाँ वो सभी के साथ, कुछ चीजें सभी के साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? अगला रूल देखा जाए। फॉरबिड का मतलब होता है बैन कर देना, मना कर देना, ठीक है मनीष। तो जैसे आप प्रोहिबिट बोलते हैं ना, प्रोहिबिट, सिमिलरली आप फॉरबिड भी बोल सकते हैं। उसने मुझे इस काम के लिए मना कर दिया, तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब रिफ्यूज कर देना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना। तो ही फॉरबिड मी टू गो आउटसाइड, उसने मुझे बाहर जाने के लिए मना कर दिया। ही फॉरबिड मी टू गो आउटसाइड। रिमाइंड मतलब दोबारा से याद दिलाना। माई मॉम रिमाइंडेड मी टू बाय वेजिटेबल्स, मम्मी ने मुझे फोन करके दोबारा याद दिलाया कि मुझे सब्जियां खरीद। अरे परमिट मतलब बेटा परमिशन, परमिट इज परमिशन देना। रूल सब में सेम लगेगा, रूल सब में सेम रहेगा, नेगेटिव हो कि इंटरोगेटिव हो कि पॉजिटिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, हमेशा नहीं आएगा। हाँ बस आपको स्टाइलिश इतने ही याद करने हैं, है दो, मतलब आपको बुक में दिख जाएंगे बट ज्यादातर आपको सवाल इन्हीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाइए ना, वन पवन छोड़ देना, अबंडन कर देना। नेगेटिव में जैसे उसने मुझसे नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क मी टू गो, ही डिड नॉट आस्क मी टू गो, ऐसे बन जाएगा। गुड डे, आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। इनफाइनाइट वर्ब का नहीं नहीं, अभी देखो समझो पहले कार्तिक, पहले मुझे रूल्स कराने दो, फिर आपको ये बाय पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ देखो, इस वाले रूल में देखो, ये वाली वो वर्ब्स हैं जिनके बाद सीधे 2+V1 आता है। हेलो पुष्पेंद्र, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। यहाँ देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई किया, तो क्या बनेगा? ही ट्राइड टू परफॉर्म वेरी वेल। अब देखो क्या यहाँ पे हमारा बीच में ऑब्जेक्ट आया?
बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ सीधे आपने ट्राई के बाद क्या लगा दिया, 2 प्लस V1 लगा दिया, है ना? अच्छे मार्क्स लाने में वो फेल हो गया, तो ही फेल्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, टू सिक्योर गुड मार्क्स। मतलब आपने इनके बीच में नहीं लगाया। आप ये नहीं कह सकते कि ही फेल्ड सिक्योर टू गुड मार्क्स, इट इज नॉट पॉसिबल, या ही फेल्ड गुड मार्क्स टू सिक्योर, इट इज रॉन्ग। अगर आपने इनमें से कोई भी वर्ब लगानी है, फिर आपको इनके बाद सीधे 2 प्लस V1 लगाना पड़ेगा, है ना? उसने बस में पहुंचने की बहुत जल्दबाजी की, तो शी हरिड टू गेट इन द बस, शी रिफ्यूज टू गिव मी मनी, व्हाट हैपेंड टू हर। या अगर कोई कभी भी आप बोलते हो लाइक ही डिसाइडेड टू गो देयर, ही स्टॉप्ड टू डू दैट, अटेम्प्ट टू सुसाइड, तो इन सब के बाद ध्यान रखना है कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इन सब के बाद डायरेक्टली 2 प्लस V1 जाएगा। तो वो वाले जहां पे ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, ये वाले जहां पे सीधे 2 प्लस V1 आएगा। बस ये दो सबसे ज्यादा जरूरी रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? क्लियर? अगले रूल पे चले, आ जाइए जी। ये महा 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 इंपॉर्टेंट रूल है भाई, महा इंपॉर्टेंट रूल। आपको पता है, पता है लोग क्या बोलते हैं, आपको खाना बनाना आता है तो क्या पूछेंगे, डू यू नो कुकिंग, डू यू नो कुकिंग। जबकि आपको पता है कि ये वाक्य एक बहुत ही गलत वाक्य है। पता है क्यों? अगर कभी भी आपको नो के बाद वर्ब लगानी है, तो आपको अनिवार्य है कि आप पहले एक क्वेश्चन वर्ड लेंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो भी जरूरत का है, एंड देन 2 प्लस V1 लगाएंगे। हाँ जी गीतांजलि, सब में सेम जाएगा। अगर आपको खाना बनाना आता है, द राइट स्टेटमेंट इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक, कुकिंग नहीं कुक, ये इन्फिनेटिव का केस लेता है, ठीक है? डू यू नो हाउ टू कुक। तो रिमेंबर, अगर कभी भी आपको नो के बाद वर्ब लगानी है, तो वो हमेशा 2 प्लस V1 लेगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपकी जरूरत के हिसाब से। मुझे पता है कहाँ जाना है, तो आई नो, मुझे पता है कहाँ जाना है, बताओ क्या बनेगा, आई नो वेयर टू गो, आई नो वेयर टू गो। मुझे पता है कहाँ जाना है, आई नो वेयर टू गो। मुझे पता है क्या करना है, आई नो व्हाट टू डू। एक बार कान खोल के फिर सुन लो, क्योंकि अगली स्लाइड पे सवाल आ रहा है। अगर तुमने सवाल गलत किया ना, विद्या माता से मैं बोलूंगी कि तुम्हारे खाने में ना बहुत मिर्ची आ जाए, तुमसे खाना ना खाया जाए, ठीक है? दोबारा सुन लो, क्योंकि महा 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 महत्वपूर्ण रूल है। पेपर में सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फिर से समझ लो, कान खोल के, तुम्हें कसम है तुम्हें अपने, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, फिर बोलोगे हम तो सिंगल हैं, है ना? मम्मी पापा की मैं दे नहीं सकती हूँ, उनके साथ मैं ऐसे रिस्क नहीं लेती। आ जाओ, दोबारा समझो क्या है रूल। रूल ये है कि अगर आपके पास कभी भी नो आया है, नो आया है, तो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस 2 प्लस V1 मैंडेटरी होता है। दोबारा बताओ क्या बताया मैंने, क्या बोला मैंने, कि जहां पे नो आया और बाद में वर्ब चाहिए, अगर वर्ब चाहिए तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबकी खोपड़ी में रूल भर गया है तो लिखो यस मैम। हाँ वेरी गुड शिखा, सब लोग लिख दो रूल को कि नो प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड ललित। हाँ जी, सब लोग लिख दो इस बात को, ठीक है? अगर सब लोगों को समझ में आ गया है तो शाबाश। अब ये रहा आपके सामने एंड, मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क तो डिपेंड करता है ना सुभाजित, ये तो सवाल था, नीचे वाला तो सवाल नहीं है ना, जहाँ पे सवाल है वही तो क्वेश्चन मार्क आएगा, जहाँ पे सवाल नहीं है वहां थोड़ी आएगा। वेरी गुड, चलो अब एक सवाल आप लोगों के लिए ये रहा। आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी न्यू टू प्ले ऑन द हारमोनियम। आपको बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है। ऊपर रूल भी लिखा है बड़ा बड़ा, एसएससी सीजीएल का सवाल है, गलत कर दिया ना तो बहुत मिर्च मिलेंगी खाने में, ठीक है? ये पार्ट नंबर ए, ये पार्ट नंबर बी, ये पार्ट नंबर सी, और अगर सेंटेंस करेक्ट है तो पार्ट नंबर डी। हाँ तो लगाओ ना अमित, वही तो प्रॉब्लम है ना। 76% यार, तुम पे मेरा मन करे तुम्हारे मुंह पे ना मैं बजाए बजाए चली जाऊं। मतलब तुम बदतमीजी हो क्या, तुम्हें मतलब पल्ले पड़ती नहीं है क्या किसी की बात, तुम्हारा खोपड़ी खराब है क्या भाई? तुम्हें कुछ परेशानी की तो मतलब दिक्कत ही चल रही है तुम्हारे साथ में, तुम्हें हर जगह दिक्कत है, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। तुम लोग कैसे कर सकते हो? कौन है ये 24% लोग जिनकी खोपड़ी में भर है तुम्हारा जो भी चल रहा है ना, जिसके साथ तुम्हें वो पढ़ने नहीं दे रहा, मेरे भाई और बहनों तुम बंद करो उसे और तुम पढ़ाई करनी शुरू कर दो, ठीक है? तुम आज पढ़ाई करोगे तो ही कल कुछ हो पाएगा, वरना तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। नकल करना भी नहीं आता, ऊपर रूल लिखा है फिर भी नहीं कर सकते, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। पार्ट नंबर ए में निकाल रहे हैं, क्या करे, तुम्हें कुछ खा रहे हैं क्या? पार्ट नंबर ए सही तो लिखा है बेचारा, जिनका गलती से टच हो गया दैट्स फाइन, चलेगा, ठीक है? बट जिन्होंने जानबूझ के किया, जिनको पता ही नहीं चल रहा है, सामने बैठ के पढ़ रहे होते ना, बहुत बहुत पिट रहे होते तुम लोग। आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी न्यू हाउ टू प्ले। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मिसिंग था। क्या यार, मेरे को लगा था 90% में आएगा, बट हो ही नहीं सकता, इस क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। जितने बैच बने सबसे बुद्धू बैच है सच में। अब बिल्कुल नहीं आप लोग पढ़ना चाहते, कितना रूल कोई कितना ही तुम्हें प्यार से समझा दे, कितना एग्जाम्पल देके समझा दे, बट आप लोग नहीं सुन, सच में ये सबसे बुद्धू बैच। आइए अगले रूल पे आइए, बस तुम सिलेबस निपटवाओ बेटा, सिलेबस तो खत्म ही हो जाएगा, तुम मत कुछ पढ़ लेना, ठीक है? कुछ मत करो तुम लोग, ठीक है? हम काम का उम्मीद लगा के बैठे रहे, सिलेक्शन लोगे। तो अपना दूसरा रूल आता है बेयर इन्फिनेटिव, है ना? अब बेयर इन्फिनेटिव क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, एक वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, बट टू नहीं आएगा।
अब ये बहुत आसान है, कैसे? यहाँ पर बस यही वर्ब्स है जो सामने लिखी हैं, बिड, लेट, मेक, सी, हियर, नीड और डेयर। अब बताओ, अब पल्ले पड़ा कि नीड और डेयर में टू क्यों नहीं आ रहा था? इसलिए मैंने वहां पे बोला नहीं कि वो बेयर इंफिनिटिव है, इसलिए आ रहा, क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते कि मैम अब एक और टर्म आ गई। तो इसीलिए नीड और डेयर के बाद टू नहीं आया, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों बेयर इंफिनिटिव की वर्ब हैं। अब हो गया क्लियर सब लोगों को? इसलिए मैं कहती हूँ धैर्य रखो, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा आपको रूल और क्लियर होते जाएंगे। चलो, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि अगर आपने इनमें से किसी भी वर्ब का प्रयोग किया तो आपको इनके बाद में क्या लगाना है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे बिड और बेड में फर्क होता है प्रेजेंट और पास्ट का। ठीक है, जब आप बेड बोलते हैं तो वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है, जब बेड होती है तो वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और क्या मतलब होता है? विश करना या कमांड करना या किसी को डायरेक्शन देना। ठीक है मनीष, जैसे फॉरबिड का फॉरबिड, बिड का बेड। आई बेड हिम गुड मॉर्निंग, मैंने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आई बेड हिम गो, ना कि आई बेड हिम टू गो। लेट हिम सिट, ना कि लेट हिम टू सिट। She made me cry, she made me to cry is wrong. I heard him sing a lovely song, I heard him to sing a lovely song गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार I dare not to go is wrong, right होगा I dare to go, I dare not go, ये होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज इसके बाद में आपको टू नहीं लगाना है। ठीक है, रूल को आप पढ़ लो, कार्तिक क्या लिखा है, मैंने तो 2-3 बार बता दिया है, एक बार आप खुद पढ़ के देखे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है बिना टू के इन वर्ब्स के बाद में। जैसे आप बचपन से बोलते हैं लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट अस कम, लेट मी कम। ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर आप एक वेर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है कार्तिक? हाँ, क्लियर जी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बस यही कुछ वर्ब्स हैं, इन्हीं को बस आप याद कर लेना, है ना। आ जाइए, ये वाला रूल बहुत शानदार है। अगर कभी भी आपके वाक्य में हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर या हैड एज सून एज का प्रयोग होता है, सैयद मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ भाई, बेयर का मतलब अभी अभी क्लास ज्वाइन की है क्या आपने? अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन करी आपने क्लास? हम्म, नहीं तो मैंने तो बताया था ना आपको कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव में क्या फर्क होता है, मैंने बेयर का एग्जांपल भी दिया था। बेयर मतलब वंचित, वंचित मतलब ना होना। क्या वंचित है यहाँ पे? टू वंचित है। ठीक है, कंसंट्रेशन की कमी रहती है क्लास में ना हमेशा, आधी बातें सुनते हो आधी बातें छोड़ देते हो। चलिए, हाँ जी सुभाजीत हो गया। अच्छा, आ जाइए, आपसे क्या कह रहा है? देखिए, हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर। बेहतर होगा कि वो यहाँ से चली जाए, है ना। हाँ सौरभ, क्यों नहीं, बेहतर होगा कि वो यहाँ से चली जाए। तो याद रखें, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू नहीं आएगा। विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो यहाँ से चली जाए। शी हैड बेटर गो नाउ, शी हैड बेटर गो नाउ। ठीक है, समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? जैसे कोई एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, आप लोग बनाइए कोई सेंटेंस। ठीक है, जैसे बेहतर होगा कि वो सो जाए, तो क्या बनेगा सेंटेंस? बेहतर होगा कि वो सो जाए, क्या बनेगा सेंटेंस? ही हैड बेटर स्लीप नाउ, ही हैड बेटर स्लीप नाउ। तो ये जो हैड बेटर है ना, ये पूरा का पूरा यूज होता है जब आप कुछ भी बोलते हो ऐसे सेंस में, लाइक मतलब वुड रैदर का सेंस है। ठीक है, वुड रैदर के सेंस में यूज होता है। ठीक है, ही हैड बेटर स्लीप नाउ। अब बताओ, इस वाले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, कौन बताएगा? क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में? यहाँ ठहरने की बजाय उसका चले जाना बेहतर होगा। वेरी गुड, गॉन की जगह पे क्या होगा? फिर से 24% लोग, ये वही है जो कभी नहीं सही बताते हैं। मैं बता रही हूँ, यही लोग नहीं चाहते कि इस बैच में 100% आए। शी हैड बेटर गो देन स्टे हियर, बस टू मत लगाना। शी हैड बेटर गो देन टू स्टे हियर मत करना। ठीक है, राइट, क्लियर जी। चलो, याद करना पड़ेगा इन कुछ वर्ड्स को। अगर देन या बट आ जाए और उसके बाद में वर्ब लिखी है, तो भी आपको सिंपली वी वन लगाना है, टू नहीं लगाना। जैसे कि लिखने से अच्छा है वो पढ़ ले, ही हैड बेटर रीड देन राइट, ना कि देन टू राइट, है ना। हाँ, शी डज नथिंग, वो कुछ नहीं करती, बट लाफ एट अदर्स। तो ये लाफ क्या है यहाँ पे आपका? वेयर इन्फिनिटिव, वो सिर्फ दूसरों पे हंसती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती, ऐसे करके, है ना। तो अगर कभी भी बट या देन के बाद एक वर्ब आ रही है, इट शुड बी इन इट्स फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। जैसे मम्मी बोलते हैं ना, फोन चलाने के अलावा कुछ नहीं करता ये, तो इंग्लिश क्या बनेगी? ही डज नथिंग बट यूज फोन ऑल डे, ऐसे करके बता देना मम्मी को क्या बनेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो अगले वाले पे चलते हैं ना। अच्छे लग रहे हैं आपको ये रूल्स? मतलब लग रहा है कि हाँ, ये हमें जानने की जरूरत थी। अच्छा, पापा का डायलॉग है, चलो तो पापा को बता देना, है ना। ये मतलब हमारे जीवन के कितने जरूरी सेंटेंस नहीं होते हैं, हम इन्हें मतलब कितना बोलते हैं। जैसे मतलब यार आपका कोई दोस्त है,
वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस वो ना टिकटॉक की रील्स बना रहा है, तो आप बोलते हो ना कि भाई इससे अच्छा तो तू पढ़ ही ले। इससे इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू हैड बेटर स्टडी देन मेकिंग वीडियोस, देन मेक वीडियोस। अच्छा टिकटॉक तो है ना, रील्स है। सो यू हैड बेटर स्टडी देन मेक वीडियोस। रैदर देन इज कंपैरिजन, है ना? जैसे अगर आप यहाँ पे रैदर देन बनाते हो तो रैदर देन हम लोग ऐसे ज्यादा यूज करते हैं कि रैदर देन फाइंडिंग फ्लॉज यू मस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, कि मिस्टेक्स ढूंढने के बजाय तुम्हें अपने आप पर ज्यादा काम करना चाहिए। तो रैदर देन हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हम्म, ओके जी। आप पता है ये आपको याद कैसे होंगे? जब आप इन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। अगर ये कॉपी में रह गए तो फिर तो भाई इनका कोई पॉइंट नहीं है। जैसे जैसे आप इन्हें यूज करने की हैबिट डालोगे ना, तब आपको ये स्ट्रांग होते जाएंगे। फिर आपको ये रूल्स नहीं लगेंगे, फिर ये आपको लगेंगे आपकी आदत। और रूल्स को जब आप आदत बना लेते हो ना, तो आपको उनसे कोई परेशानी नहीं होती। सनी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब की क्लास में। आ जाइए, लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बहुत ही प्यारा है, बस आपको इसे बड़े ध्यान से समझना है। अच्छा, आप लोग ऐसे बोलते हो कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बोलते हैं ना ऐसे? करेक्ट दिव्या, बिल्कुल सही। हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार मूवी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये मूवी इंटरेस्टिंग है तो इंग्लिश क्या बनेगी? दिस इज अ, एन आ जाएगा इंटरेस्टिंग के साथ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि इसमें मूवी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्या है मूवी? एवरीबॉडी, व्हाट इज मूवी हियर? मूवी इज अ नाउन। अच्छा बताइए इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे? व्हाट इज इंटरेस्टिंग? इट इज एन एडजेक्टिव। लेकिन इसमें तो आईएनजी लग रहा है। पुअर में तो पुअरिंग नहीं होता है, रिच में तो रिचिंग नहीं होता है, ब्रेव में तो ब्रेविंग नहीं होता है, ब्यूटीफुल में तो ब्यूटीफुलिंग नहीं होता है, फिर यहाँ पे आईएनजी क्यों? क्योंकि पता है ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। जब वर्ब एडजेक्टिव के तरीके से बिहेव करने लगे तो उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। जब वर्ब एडजेक्टिव के तरीके से बिहेव करने लगे तो उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब तीन तरीके से पार्टिसिपल बन सकता है: प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। A participle is a form of a verb that can be used in compound tenses of a verb. There are two participles in English: the past, which usually ends in ed, and present, which ends in ing. And perfect भी होता है, मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि भाई, हाँ, अब एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी भी ऐसे वर्ड को यूज करते हो जब आप नाउन के पहले आईएनजी लगा रहे हो तो वो आपका पार्टिसिपल है। कैसे? या अगर आप पास्ट में बना रहे हो, मैं आपसे बोलूं कि भाई आज मम्मी ने मुझे जला हुआ सैंडविच दे दिया, ठीक है, तो शी गेव मी अ बर्न्ड सैंडविच। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो सैंडविच इज अ नाउन एंड बर्न्ड इज एन एडजेक्टिव। क्योंकि ये पास्ट वर्ब लिखी है, ये इससे कोई मतलब नहीं है मेरा, इससे मतलब है। तो ये हुआ क्या मेरा? ये क्या हुआ मेरा? पास्ट पार्टिसिपल। और ये हुआ मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाट अ बोरिंग डे, व्हाट अ बोरिंग पीपल, सबने सुन ही लिया होगा आजकल, है ना? सो व्हाट अ बोरिंग डे का जो बोरिंग है वो क्या है? सुनाने वाले गाना, कितना प्यारा है ना? सो व्हाट अ बोरिंग डे का जो बोरिंग है ये क्या है? इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, वो ईडी बोला है यूजुअली, पूरा पढ़ा करो क्या लिखा है? यूजुअली। यूजुअली मतलब अधिकतर, ना कि हमेशा। जब ऑलवेज लिखा होता है तो हमेशा होता है, पढ़ाया था ना पहले दिन। तो ईडी आता है यूजुअली, बट जिसकी पास्ट वर्ब ईडी होती नहीं है वो टी ले लेता है। ठीक है, शहनाज का गाना है ना, व्हाट अ बोरिंग डे, व्हाट अ बोरिंग पीपल। ऑलराइटी, सो डियर ऑल, अब सवाल ये है, ये तो आपको पता है, ये तो आप बोलते हो यार कितना बोरिंग डे है भाई। सवाल ये है कि बोरिंग डे क्यों है, बोर्ड डे क्यों नहीं है, और बर्न्ड सैंडविच क्यों है, बर्निंग सैंडविच क्यों नहीं, और पिक्चर का नाम द बर्निंग ट्रेन क्यों है, द बर्न्ड ट्रेन क्यों नहीं? सो दीज आर द सवाल, लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स कि ये क्या रूल है कि यहाँ पर हमें ये यूज करना है। ठीक है, तो चलो इस बात को पढ़ते हैं कि क्या है इसका रूल। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पर ना आपको वाक्य को देखना है। वाक्य को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो वर्ड हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं ना, वो आपको कैसा सेंस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ कि राहुल लेफ्ट हिज फैमिली क्राइड, राहुल अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ के चला गया। अब आपको यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैम ये तो पास्ट की वर्ब है तो यहाँ पे पास्ट सही है, नहीं। आपको मतलब इस बात से है कि जब राहुल छोड़ के गया तो उस वक्त फैमिली रो रही थी कि रो चुकी थी? ये बताइए आप मुझे। जब राहुल छोड़ के जा रहा था, जब राहुल गया, तो उस वक्त फैमिली रो रही थी कि रो चुकी थी? राहुल आर्मी में है, उसका सिलेक्शन हुआ है, वो जा रहे जंग में लड़ने के लिए। तो इसका मतलब जिस वक्त राहुल जा रहा था उस वक्त फैमिली रो रही थी, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल मस्ट बी हियर। तो क्राइड की जगह पे क्या आएगा? क्राइंग आएगा। क्या आएगा? क्राइंग आएगा। एक और वाक्य देखो, द टीचर हर्ड द स्टूडेंट्स। और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि शाउटिंग आएगा कि शाउटेड आएगा?
टीचर ने सुना बच्चों को शोर मचाते हुए। आप मुझे बताइए, जब टीचर ने सुना तो बच्चे शोर मचा रहे थे कि मचा चुके थे? वेरी वेल डन गाइस, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड जी। ऑलराइटी, तो बिल्कुल सही बात है, शाउटिंग इज द राइट वर्ड, शाउटेड इज नॉट द राइट। वन मोर सेंटेंस, एक और वाक्य। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम ब्लैंक स्पेस द कार, मैंने उसे गाड़ी चुराते हुए देखा। तो बताइए, जब मैंने देखा तो चुरा रहा था कि चुरा चुका था? आई सॉ हिम ब्लैंक स्पेस द कार, स्टीलिंग के स्टोलन। ध्यान से, वेरी वेल डन। आई थिंक 100% करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, वेरी ग्रेट गाइस, शाबाश। मैंने उसे गाड़ी चुराते हुए देखा ललित, तो इसका मतलब जब मैंने उसे देखा वो गाड़ी चुरा रहा था, मेरे सामने वो उस काम को कर रहा था, और कर रहा था तो स्टीलिंग द कार, स्टीलिंग द कार। डन डनादन, 99% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, और आई होप कोई डाउट अभी होना भी नहीं चाहिए। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला बताइएगा आप लोग मुझे कि यहाँ क्या आना चाहिए। तो वाक्य कुछ इस प्रकार है कि द ब्लैंक स्पेस फार्मर कमिटेड सुसाइड। आपके पास ऑप्शन है फ्रस्ट्रेटेड या फ्रस्ट्रेटिंग, सोच समझ के बताइएगा। ब्लैंक स्पेस फार्मर ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जिस वक्त उन्होंने सुसाइड किया वो उसी वक्त फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे कि वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड थे? डेफिनेटली वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड थे। वेरी वेल डन गाइस। तो यहाँ पे राइट वर्ड इज द फ्रस्ट्रेटेड फार्मर, वो जो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड थे, द फ्रस्ट्रेटेड फार्मर कमिटेड सुसाइड। राइट, अनदर वन, एक और देखते हैं। आई लाइक माई कार, फाइन योर ऑप्शंस आर। अच्छा, मैंने दोनों सेम लिख दिए थे, अच्छा कोई बात नहीं। ट्यून्ड और ट्यूनिंग, मुझे मेरी गाड़ी कैसी पसंद है, जैसे साफ सुथरा कर दिया गया हो या जिससे मेरे सामने साफ किया जा रहा हो? मुझे मेरी गाड़ी एकदम चकाचक मस्त साफ सुथरी की हुई पसंद है। तो मुझे ये नहीं पसंद कि मेरे सामने उसको झाड़ा जा रहा हो, नहीं, मुझे पसंद है कि वो एकदम बेहतरीन साफ सुथरी हो। तो आई लाइक माई कार फाइन ट्यून। वेरी वेल डन जी, परफेक्ट, एकदम सही, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएंगे कि माई मॉम गेव मी कैसा सैंडविच, ममा ने मुझे कैसा पराठा दिया, बताइए। बर्निंग के बर्न्ट, अगर बर्न्ट तो जो जला हुआ था, बर्न्ट मतलब जो जला हुआ था, और अगर बर्निंग तो मेरे सामने तो नहीं जल रहा था ना, मुझे जो दिया वो बना के दिया होगा तो वो पहले से ही जला हुआ था। और अगर मैंने एक ट्रेन को जलते हुए देखा, अगर मैंने देखा आई सॉ अ ब्लैंक स्पेस ट्रेन, तो मैंने ट्रेन को जलते हुए देखा, तो आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन। क्यों बोलते हैं अगर आप बीमार हैं तो प्लीज ईट बॉइल्ड फूड, क्यों कहते हैं बॉइल्ड, बॉइलिंग क्यों नहीं बोलते? ये थोड़ी बोलते हैं कि ऐसे खौलता हुआ खाना खा लो, हैं, खौलता हुआ खाना खा लो तो ये तो नहीं होता है ना। हाँ, मम्मा ने ना जलता हुआ पराठा फेंक के हमारा थाली में, है ना। दैट्स सो फनी, ऐसे अज्यूम करके देखो, वो तो तभी संभव है जब हम कुछ कमारे वमारे है नहीं, ना जॉब लग रही है ना कुछ मेहनत कर रहे, तो मम्मी ना जलते हुए पराठे फेंक रही थाली में। ओह इट्स सो गुड, आई कैन अज्यूम इट। कुछ काम दाम हम करते नहीं है तो मम्मा ऐसे जला के फेंक रही है, आग उगलते हुए पराठा थाली में आ गया, तो दैट इज अ बर्निंग पराठा। हाँ, तो इसलिए बॉइलिंग फूड नहीं होता है। इट्स लाइक सो फनी। एनीवेज, लीव दैट, नहीं, माय मॉम इज सो काइंड, ऐसा कोई मॉम नहीं कर सकती, लीव दैट। ये भी सही, हमें पका के खाएंगे फिर, है ना। फिर हमें खाने को नहीं फेंकेंगे, हमें फेंकेंगे, सारी उठाएंगी और जाओ निकलो बेटा। हो जाएगा ना प्रांशु, वो तब हो जाएगा, कब होगा वो, जब लाइक जली हुई ट्रेन है ना। कितने फनी सेंटेंसेस हैं, जलती हुई ट्रेन, ट्रेन जली हुई ट्रेन। सेकंड सेंटेंस, माय मॉम गिव मी अ बर्न्ड पराठा, मतलब मम्मा ने मुझे जला हुआ पराठा खिला दिया, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। तो हाँ, हँसते-हँसते रोना आ गया, एक्चुअली मैं आई वाज़ जस्ट नाउ आई एम मिसिंग माय मॉम। अभी उनसे पूछूँगी कि अगर ऐसे मैं नौकरी-वोकरी नहीं कर रही होती तो क्या आप मुझे जलता हुआ पराठा देती, है ना? खौलता हुआ देते। आ जाइए गाइस, लेट्स हैव अनदर वन। अच्छा हाँ, एक बार वो देख लेते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, बाय चांस सवाल पूछने लगे तो बताओ कैसे करेंगे? आप तो कह दोगे मैडम ने नहीं पढ़ाया था। सो डियर, क्या होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये जान लेते हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंट वो जो काम चल रहा है, पास्ट वो बेटा बर्न्ड होता है, बर्न्ड है ना, पास्ट वो जो हो गया। अच्छा, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में ना काम खत्म हो चुका होता है हमेशा, परफेक्ट मतलब हो गया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपको बीन प्लस वी थ्री लगाना है, बीन प्लस वी थ्री, और ये जुड़ जाएगा किसी भी नाउन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, पार्सल डिलीवर करते ही वो जो डिलीवरी बॉय था वो वहां से निकल गया, पार्सल डिलीवर करते ही वो वहां से निकल गया। हैविंग, अरे सॉरी गाइस, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। हैविंग प्लस वी थ्री लिखना था मुझे,
बीन प्लस V3 लिख दिया मैंने, इट इज हैविंग प्लस V3, ओके जी, हाँ सॉरी हैविंग आएगा। सो पार्सल डिलीवर करते ही हैविंग डिलीवर्ड द पार्सल, हैविंग डिलीवर्ड द पार्सल, द बॉय लेफ्ट माई बिल्डिंग, वो मेरी बिल्डिंग से निकल गया। हैविंग डिलीवर्ड द पार्सल, पार्सल डिलीवर करते ही वो मेरी बिल्डिंग से निकल गया। अब आप बनाओ कि खाना खाते ही मैं ऑफिस चला गया। हाँ जी दीक्षा बहुत लेट हुई तो बेटा, मतलब 1 घंटे 40 मिनट लेट हो। खाना खाते ही मैं ऑफिस के लिए निकल गया। खाना खाते ही मैं ऑफिस के लिए निकल गया। अमित दोबारा बनाओ, ढंग से बनाओ। सनी दोबारा बनाओ, ढंग से बनाओ। नहीं 5 बजे से चलता है बेटा। वेरी गुड प्रांशु, द फर्स्ट एंड द करेक्ट सेंटेंस। वेरी गुड शिखा। नहीं मनीष, आफ्टर हैविंग इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट पार्टिसिपल केस नाउ। ये पार्टिसिपल केस नहीं है, बाकी करेक्ट है, पार्टिसिपल नहीं है। सोनम क्या क्या बेटा क्या बना रहे हो बच्चे? ललित प्लीज एक बार आप लोग ये नहीं पढ़ सकते यार क्या लिखा है, आपको मतलब है कि मैं क्या बता रही हूँ, अपने अपना गाना है सबको। आफ्टर ईटिंग नहीं, आफ्टर ईटन मतलब हैविंग ईटन, हैविंग ईटन, राइट अमित? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ ना हैविंग के बाद। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, अब सबका सही है, परफेक्ट, अब सबको समझ में आ गया है। सनी आपने ईटन के बाद फूड नहीं लगाया। आफ्टर ईटन व्हाट फूड, यही तो आप पार्टिसिपल बना रहे हो ना। पार्टिसिपल का मतलब है नाउन का होना अति आवश्यक है, नाउन नहीं होगा तो ये क्वालिटी किसे देगा? अगर नाउन ही नहीं है तो पार्टिसिपल किस बात का, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव किस बात का, है ना? समझ रहे हो इस बात को? अगर नाउन ही नहीं है तो किस बात का एडजेक्टिव? गॉट इट? चलो एक और सेंटेंस बनाओ आप सब लोग, इस बार सबको सही बनाना है, ठीक है, सबको सही बनाना है इस बार, ओके। ओके, अपने बच्चे को पाकर माँ बहुत खुश हुई। एक माँ का बेबी है जो अलग हो गया था, बट अपने बच्चे को पाकर वो माँ बहुत खुश हो गई। पहले यही वाला फॉर्म बनाओ, बच्चे को पाकर मतलब। वेरी गुड प्रांशु। आफ्टर मीट, बेटा आप आफ्टर से क्यों बना रहे हो? मैंने आफ्टर से तो नहीं बताया बेटा, आफ्टर से ये नहीं बनेगा बेटा, आफ्टर का रूल अलग है। मदर वेरी हैप्पी, वॉज तो लगाओगे। हैविंग गॉटन हर हिज नहीं बेटा, हर चाइल्ड। मदर गॉट वेरी हैप्पी, ओके बाकी के लोग बनाइए। हैविंग गॉट, हैविंग फाउंड हिज नहीं बेटा, हर चाइल्ड। हैविंग फाउंड हर चाइल्ड द मदर बिकेम हैप्पी। हैविंग गॉट या हैविंग फाउंड द चाइल्ड द मदर वाज वेरी हैप्पी या द मदर बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक है सानी, गेट की जगह पे गॉट करो बस। ज्योति राइट, सुरुचि करेक्ट, राइट सोनम, राइट धीरज, ठीक है चलिए अब समझ में आया कहाँ पर होता है इनका यूज, है ना, यहाँ पे होता है इनका यूज, ठीक है। ये काम करने के बाद जो बोलते हैं ना, ठीक है, ठीक है सबको समझ आ गया? ओके जी, वेरी वेल डन। चलिए तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। एंड द लास्ट रूल ऑफ द डे इज जेरन्स। जेरन्स क्या होते हैं? वर्ब में आईएनजी लगा के जब आप इसे नाउन बना देते हैं, अर्थात ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो उसे जेरंड कहते हैं। हुँ? आप सबने सुना ना कि धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या वाक्य बनता है इंग्लिश में? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपको पता है यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? क्या यहाँ पे इस वाक्य में कोई स्मोकिंग कर रहा है? क्या इस वाक्य में किसी ने स्मोक किया? नहीं किया। और ये जो स्मोकिंग हमने बनाया कैसे बनाया? ये हमने बनाया वर्ब में आईएनजी लगा के। तो ये जो स्मोकिंग है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है जी। एक और देखते हैं, जैसे स्विमिंग एक अच्छी आदत है या स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। बेटा फिर मतलब फॉर नहीं। अच्छा इंजूरियस फॉर हेल्थ, हाँ कर सकते हैं, बट वैसे ट्रू हेल्थ इज राइट। इंजरी जब भी होता है हम लोग यूजुअली टू लगाते हैं। तो स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज या इज गुड फॉर हेल्थ, करेक्ट। मुझे स्विमिंग पसंद है, आई लाइक स्विमिंग, ये भी यही है। तो चाहे सब्जेक्ट बने चाहे ऑब्जेक्ट बने, ये सब क्या है? जेरन से। इसका कोई रूल नहीं है, बस आपको क्या करना है? वर्ब में आईएनजी लगाना है और यूज करना है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ या फिर स्मोकिंग इज नॉट गुड, और वो कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे वो सब ऐसे बन जाएंगे। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, इससे कोई ऐसा रूल वाला कोई क्वेश्चन नहीं आता जैसे हमें पार्टिसिपल के रूल याद रखने हैं इन्फिनेटिव के। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं, बेचारा सबसे शरीफ है, ठीक है, राइट। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? बस अब ना आपको
क्या ध्यान रखना है, कैसे आप इसमें बेहतर बन सकते हैं इस टॉपिक में? इसमें बेहतर बनने का बस एक ही तरीका है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर प्रैक्टिस में कमी है तब बस यहाँ पे दिक्कत है। तो ये टॉपिक थोड़ा-सा बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट उतना भी नहीं है। ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग एक काम करेंगे सीरियस एग्जाम में, हाँ जी, सीरियस एग्जाम में सीजीएल लेवल की इंग्लिश आती है। इसमें नाउन कैसे बना? देखो बेटा, नाउन का मतलब होता है वो चीज़ जिसके बारे में बताया जा रहा है। अगर वो नाम है, अब देखो यहाँ पे स्विमिंग क्या है? एक एक्सरसाइज का नाम है। यहाँ पर भी आप एक एक्टिविटी का नाम ले रहे हो। स्मोकिंग आपने एक प्रोसेस का नाम ले लिया। देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे 2 ही वर्ड्स रह सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दीज़, दोज़ हो गए, है ना? तो जब-जब ये वर्ड नहीं आ रहा तब-तब एक नाउन आ रहा है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन करा दूँ। देखो जैसे क्वेश्चन में वैसे तो कुछ आने योग्य है नहीं बट फिर भी फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई वॉक इज़ माय फादर्स इज़ माय फादर्स फेवरेट हॉबी। अब जैसे देखो ये वाक्य है, ये है जेरन का सवाल। अब देखो कितना क्लियर है कि हमें पता है क्या गलत है यहाँ पे। वॉक की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉकिंग आ जाएगा, वॉकिंग। एक और देखो जैसे शी टेक्स क्लासेस शी टेक्स क्लासेस फॉर डांस। वो डांस की क्लासेस लेती है। डांस की क्लास होता है या डांसिंग क्लासेस होता है। तो शी टेक्स क्लासेस फॉर डांसिंग। बस ऐसे करके करना है, ठीक है जी। एक और देखते हैं जैसे द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट प्ले इज गुड फॉर चिल्ड्रन। तो कितना क्लियर है, प्ले थोड़ी, प्ले की जगह पे प्लेइंग इज गुड फॉर चिल्ड्रन। हाँ ऋतिक है ना, इंग्लिश वाली राखी मैम। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो पूछ लेना, वहां पे है ना, टैग कर देना मुझे। डाउट रेजोल्यूशन में भी पूछ सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? सब लोगों को क्लियर है भाई ये? अच्छा, अब देखो आप लोगों को ना एक और काम करना है। वो काम क्या है? वो काम यहाँ पे समझो। देखो हमारी जो वोकेबुलरी है ना एंटोनिम सिनोनिम्स के अलावा, इसमें एक और चीज एडेड है और इन्हें बोलते हैं बेटा जी फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ती है तो कभी कभी वो एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, उन्हें फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। और ये आपको याद करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहाँ देखो, अगर मैं आपसे बोलूं आई, यहाँ देखो आई लुक आई लुक एट हिम बिकॉज हिज पेरेंट्स आर आउट ऑफ टाउन। अब देखिए जैसे एक वाक्य लिखा है आपके सामने, उसके माता पिता घर के बाहर हैं, तो क्या मैं उसकी ओर देखती हूँ? मतलब कितना अश्लील वाक्य हो गया ये, है ना? मैं उसकी ओर घूरती रहती हूँ क्योंकि उसके मम्मी पापा पास में नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाक्य गलत क्यों है? वाक्य में ये होना चाहिए था कि मैं उसका ध्यान रखती हूँ क्योंकि उसके माता पिता घर के बाहर हैं। और किसी के ध्यान रखने को लुक एट नहीं बोलते, लुक आफ्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर। मैं उसका ध्यान रखती हूँ क्योंकि उसके मम्मी पापा शहर के बाहर हैं। एक और वाक्य देखते हैं, एक और वाक्य देखते हैं, ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द जॉब, जॉब उस जॉब को शुरू करने के पहले शी वॉज शी वॉज बैंक एट हर फैमिली। पहले बताओ कितने लोगों को मीनिंग नहीं समझ में आया? कितने लोगों को कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा इसका, या क्लियर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा? ईमानदारी से बताओ सब लोग, जिसको क्लियर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, ईमानदारी से बताओ। हाँ जी बेटा, बैंक लिखा है। तो बेचारे बस 15-16 बच्चों ने नहीं लिखा है, बाकी के जो क्लास में जो 100 बच्चे हैं, 80 तो हैं ही अभी, बाकी सबको आ रहा है? नहीं, बताना थोड़ी है कि मुझे नहीं आ रहा, दिखाना तो भी अपने आप को। तो जॉब शुरू करने के पहले वो अपने परिवार पर निर्भर थी। उसे हर खर्च के लिए अपने परिवार से हेल्प लेनी पड़ती थी। और निर्भर होने को बैंक एट नहीं, बैंक ऑन बोलते हैं। बैंक ऑन मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहना, है ना? कतई जहर नया है, नया किसी के लिए नया है। बैंक ऑन का मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहना। जब तक हम जॉब नहीं करते हैं अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर रहते हैं हर खर्चे के लिए। अब देखिए बैंक का मतलब तो बैंक होता है, बैंक एट तो कुछ होता ही नहीं है। बैंक का मतलब तो बैंक होता है, या तो बैंक जिसमें पैसे जमा करते हैं या बैंक नदी का किनारा। लेकिन जैसे ही बैंक के साथ ऑन लगता है इसका मतलब निर्भरता हो जाता है। बस ऐसे ही सवाल आते हैं फ्रेजल वर्ब से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सबको याद करना पड़ेगा। बताओ ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप? किसी की हड्डी पसली तोड़ देना? नहीं ना। ब्रेक प्लस अप का मतलब होता है रिलेशनशिप्स को खत्म कर लेना, रिलेशनशिप्स को टर्मिनेट कर देना, किसी संधि को तोड़ देना, किसी अग्रीमेंट को तोड़ देना, है ना? ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर तोड़ देना नहीं। ब्रेक डाउन इज किसी भी मशीन का कार्य करना बंद कर देना, या किसी के सामने इमोशनल होकर रो देना इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक डाउन।
तो ऐसे बहुत सारे प्यारे-प्यारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके मीनिंग टोटली डिफरेंट है अपने नॉर्मल मीनिंग से और आपको उन्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि वो इसी प्रकार ऐसे ही करके एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो चलो कुछ याद करते हैं आज की वोकैब में। जब अकाउंट के साथ फॉर लगता है तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज का कारण बताना। आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स वर्क इज अ ट्रेंड नाउ। सीएम ने कहा है कि सरकार से पूछना कि वो अपना कार्य क्यों कर रही है, आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है। आंसर फॉर, यू हैव टू आंसर फॉर दिस डैमेज। तो किसी गलत काम की जिम्मेदारी लेना इज आंसर फॉर। इफ वन मेक्स मिस्टेक देन वन शुड बी रेडी टू आंसर फॉर इट। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछताछ करना। द पुलिस वॉज आस्किंग आफ्टर यू, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाद पुलिस पूछ रही थी, इसका मतलब है आपके बारे में पुलिस इंक्वायरी कर रही थी। अटेंड ऑन, आई एम अटेंडिंग ऑन माई मॉम, तो मैं अपनी मॉम की सेवा कर रही हूँ। बैक आउट, उसने पूरे टाइम वो ट्रिप प्लान करता रहा बट लास्ट में उसने बैक आउट कर लिया। तो उसने क्या कर लिया, उस बात से मना कर दिया कि मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। बैकअप, तुम्हारे पास बैकअप है ना, बैकअप इज सहायता। बियर डाउन, यू हैव टू बियर इट डाउन, आपको इसे दबाना है या इसे कुचलना है, कॉल्ड बियर डाउन। बाउंड फॉर, दिस एयरप्लेन इज बाउंड फॉर अमेरिका, तो कोई भी ट्रेन, कोई भी कार, कोई भी बस, कोई भी साइकिल जहां जा रही है वो जो स्थान है वो बाउंड फॉर होता है उसकी। ब्रेक डाउन, किसी मशीन का काम करना बंद करना या रोने लगना इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक डाउन। ये लिखा है। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती कहीं घुस जाना। सम थीव्स ब्रोक इनटू माय नेबर्स हाउस, तो कुछ चोर जबरदस्ती मेरे पड़ोसी के घर में घुस आए। हाँ जी, फ्रेजल वर्ब का पीपीटी मिलेगा। ब्रेक आउट करना इस फैल जाना, जब कोविड आया तो ये सारे में ब्रोक आउट हो गया, ये सारे में फैल गया। द कोविड ब्रोक आउट टू फास्ट। ब्रिंग अबाउट, किसी भी चीज के होने का कारण होना। दिस इंजरी ऑन माय हैंड ब्रॉट अबाउट स्किन इन्फेक्शन टू माय होल बॉडी, इस इंजरी की वजह से मेरे पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, ऐसा करके। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर है, कुछ और लिखिए जैसे आप होमवर्क में याद करोगे। पीपीटी में ये है और मैं आपको फ्यूचर में सारी फ्रेजल वर्ब्स का एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, बस याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इफ यू वांट तो मैं बीच बीच में आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरन बेटा अलग अलग चीजें हैं। सायंतिका, मैं एक एग्जांपल लेके ना आपको क्लियर कर देती हूँ सारी की सारी चीजें। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ देखिए एक बार, यहाँ देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि शी इज डांसिंग, तो बेटा यहाँ पे जो डांसिंग है ना, ये हुई आपकी मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो डांस कर रही है। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगी बॉट शी बॉट अ डांसिंग डॉल, उसने एक ऐसी डॉल खरीदी जो डांस करती है। ये जो डांसिंग है ये डॉल की क्वालिटी बता रहा है, डॉल इज अ नाउन, तो ये बन गया एडजेक्टिव, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं। और मैं आपसे बोलूं शी लव्स डांसिंग, उसे डांस करना बहुत पसंद है, ये हो गया आपका जेरंड, क्योंकि ये यहाँ पे एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, ये एज अ नाउन बिहेव कर रहा है। एंड आई वॉन्ट टू डांस, अब ये 2+V1 हो गया आपका क्या, इंफिनिटिव। ये हो गए आपके सारे के सारे यूज एक ही पीपीटी में। अब समझ में आया, ये सब नोट्स में कल तक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया सब लोगों को, बस क्लास खत्म हो गई है भाई। बैंक इज अ वर्ब, तभी तो फ्रेजल वर्ब बनी। ठीक है, चलिए गाइस, तो खूब सारी अब आप लोगों को पढ़ाई करनी है। शनिवार को हम लोग मिलेंगे, सैटरडे को कल क्लास नहीं है, अब क्लास हमारी सैटरडे को होगी। ठीक है, एक बार और रीचेक करके बता देती हूँ आपको। और क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेशन है ना उसमें मॉडल भी हमारा लास्ट टॉपिक है, अब हमारी क्लास होगी सैटरडे को जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, डाउट्स। तो जिसके जो भी सवाल है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने देखा है, वो सब क्वेश्चन हम लोगों को आपको जो आए होंगे वो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, तो जब तक भी आपके सवाल रहेंगे तब तक उस वाले सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, राइट एवरीबॉडी। हाँ, अब नहीं है, अब आपको सैटरडे को क्लास मिलेगी, फिर 1 जून से या 31 मई से। देखो पता है क्या होता है ना, अब आपको एक दिन में 2 ही क्लास मिली है ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना हो। तो जैसे अभी इंग्लिश के साथ और क्या चल रहा था, इंग्लिश के साथ मैथ्स, जीके, रीजनिंग कुछ चल रहा होगा, है ना, राइट। तो अब मैथ्स चल रहा है, ऐसे जब इंग्लिश नहीं होगी तो कोई और सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे रीजनिंग आ जाएगा, तो आप पे बर्डन नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप कवर करते रहो, बर्डन नहीं है कि दिन में ही चारों क्लासेस हो रही है, बहुत टेंशन है, इसीलिए रखा गया है। ठीक है, हाँ जी, तो बाय गाइस, सैटरडे को मिलते हैं डाउट सेशन में। आई विल मिस यू ऑल अ लॉट, और मेरी डांट का बुरा मत माना करो। ठीक है, जिसे फर्क नहीं पड़ता वो नहीं डांटता भाई, मेरे को तो बहुत फर्क पड़ता है। आई रियली वांट कि आप में से हर एक बच्चा टॉपर बने, हर एक सिलेक्शन ले, जिसने भी अपनी फैमिली को बता रखा है, जिसके भी माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, उन सब माता पिता का सपना जरूर पूरा हो। बिकॉज आप लोगों को मौका देना है अपने मम्मी पापा को कि वो आप पे गर्व महसूस करें, और ये हर औलाद को करना चाहिए कि वो अपने माता पिता को मौका दे कि उसकी जो बच्चे हैं उन पे वो गर्व किसी ना किसी दिन फील कर सके, है ना। और वो आपके ही हाथ में है, आप ही के हाथ में है कि कल आप उन्हें किस लेवल का कंफर्ट दोगे। जैसा वो जी रहे वैसा ही, उससे बहुत अच्छा है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा, नीचे तो जाना ही नहीं। वो जिस भी लेवल पे आज है, कसम खाओ कि उस लेवल से आप उन्हें ऊपर ही लेके जाओगे। ये है आपके होने का फायदा, और अगर आपने ये नहीं किया फिर तो भैया धिक्कार है आप पे, और अगर आपने नहीं किया तो धिक्कार है मेरे आपके मैडम होने पे। ठीक है, तो एज एन एल्डर सिस्टर ये बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि सबको एग्जाम क्रैक करना है, अगर एक कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं तो भटक रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, बिकॉज उनसे ज्यादा आपको ना तो कोई और प्यार करता है, ना जीवन में कभी कोई करेगा, और जब तक वो है आपकी जिम्मेदारी है उनका लेवल ऊपर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है,
राइट? तो जस्ट थिंक अबाउट योर मम्मी पापा व्हेनेवर यू फील लो, व्हेनेवर यू फील आज मन नहीं कर रहा पढ़ाई का। तो ब्रेक भी ज़रूरी है पढ़ाई में, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स लेते रहो, छोटे-छोटे दिन भर में आधे घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे कुछ मज़े कर लिए, इट्स टोटली फाइन, है ना? टीवी देख लिया, गाने सुन लिए, मूवी देख ली, बट फिर वापस बैक आ जाओ। बेबी का नाम अविरुद्ध है, AVIRUDD अविरुद्ध। चलिए जी, सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सभी बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। अविरुद्ध का मतलब होता है जिसके कोई विरुद्ध नहीं जाएगा, मतलब जिसका हमेशा सब सम्मान करें और उसकी बातों पे सब एग्री करें। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे, है ना? चलो, कोई भी डाउट अगर है, कंफ्यूजन कैसे पूछेंगे, तो सौरभ आप डाउट रेज़ोल्यूशन में जाकर आप मुझसे कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? 24/7 ये ओपन है। जब भी आप पढ़ें, दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम पे भी आप आ सकते हैं। हाँ, रह जाता, उसको आदत है ना शुरू से ही मैं काम करती हूँ, मैं क्लास करती हूँ। अभी मिलूँगी उससे क्लास के बाद। चलिए जी, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।